एरिया वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रैक्टिस काफी ज्यादा कराऊंगा, समझेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 31, ए स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन आर ड्रॉन सच दैट all the vertices of a square and the hexagon are on a circle of radius r centimeter. The ratio of area of a square and hexagon is what? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। आपके पास है एक सर्कल जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसके अंदर बना हुआ है सबसे पहले तो एक स्क्वायर, एक वर्ग, ठीक है। आपके पास सेम यही सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, लेकिन इस बार इसके अंदर बना हुआ है आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन, 2 3 4 5 6 इस तरीके से इस बार बना हुआ आपके अंदर इसके रेगुलर हेक्सागन। तो स्क्वायर के एरिया और रेगुलर हेक्सागन के एरिया का रेशियो पूछा है कि स्क्वायर और हेक्सागन के एरिया का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं गया कि सर्कल की रेडियस क्या है, तो मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस 1 है, वो क्यों वेरिएबल में नंबर्स में प्ले करते हैं। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ से लेके यहां तक सर्कल की रेडियस 1, यहां से यहां तक सर्कल की रेडियस 1, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि सर्कल का डायमीटर हो गया 2। सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 2, रेडियस 1 डायमीटर 2, सर्कल का डायमीटर 2 या फिर स्क्वायर का डायगोनल 2। स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा 2। अगर स्क्वायर का डायगोनल 2 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी √2। स्क्वायर की साइड आ गई आपकी √2, सो स्क्वायर का एरिया कितना होगा √2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके स्क्वायर का एरिया, वर्ग का एरिया। क्लियर, सिंपल सी बात। नाउ अब आ जाते हैं सर्कल की रेडियस है 1, उसके अंदर है आपका क्या, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। सर्कल का सेंटर है जी, ग्रेविटी सेंटर होगा ये हेक्सागन का। यहां से यहां तक ये स्क्वायर, सर्कल की रेडियस 1, ये सर्कल की रेडियस 1। ये जो होगा, अगर आप यहां से देखोगे ये सारी सर्कल की रेडियस है 1 1 1 1 1 1। क्लियर है, सब सर्कल की रेडियस है 1। आपके हेक्सागन की साइड भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे जिनकी साइड्स 1 1 1 है। आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे जिनकी साइड 1 1 1 है। तो ईच जो है ये आपका हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना, इसके प्रत्येक साइड 1 है, तो हेक्सागन की साइड भी 1 हो जाएगी। तो इस हेक्सागन का एरिया फिर कितना हो जाएगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, यानी कि 6 × √3/4 1 स्क्वायर। क्लियर था। √2 का स्क्वायर देखिए आपका 2 हो गया, 4 ऊपर आ गया, बटे 6 × √3। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, बटे 6 √3 × 4। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। सो ये कितना हो गया आपका 2 3 6। सो क्या आ गया आंसर, 4 बटे 3 √3, 4/3 √3, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए कितना आसान और बढ़िया सवाल था। आपको लॉजिक लगाना था कि यहाँ पे स्क्वायर की साइड √2 हो जाएगी और ये जो आपकी सर्कल की रेडियस है वही क्या बन जाएगी, आपकी हेक्सागन की साइड भी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 32, ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन विद साइड 12 सेंटीमीटर। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, तो ये साइड आपकी CD 12 है, समझते रहना। PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AF, ED एंड BC रेस्पेक्टिवली। सो P साइड AF का, Q साइड BC का, R साइड DE का मिड पॉइंट है। और ये केस मैं आपको समझा चुका हूं कि यदि हम किसी हेक्सागन के ये जो 3 अल्टरनेट साइड होती है, अल्टरनेट साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दे, ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल PQR, जो कि हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा सिमेट्रिसिटी से। तो यदि मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालूं PQR की, तो मैं आपसे आपका ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR है उसका एरिया भी निकाल पाऊंगा। तो मेरा टारगेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR की साइड निकालना। इसकी साइड निकालने का मैंने आपको तरीका भी बताया था कि यदि हेक्सागन की साइड ये 12 है, तो यदि मैं हेक्सागन का ये वाला डायगोनल खींचूंगा, ये वाला डायगोनल, ये हेक्सागन का लॉन्गेस्ट डायगोनल है जो हेक्सागन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो EB से ऊपर है वही EB से नीचे। जो डायगोनल EB की लेंथ है ये डबल, यानी कि कितनी होती है, 24 होगी। डायगोनल EB की लेंथ 24 होगी कि नहीं, 24। क्लियर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो EBCD ये क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम बन जाता है। EBCD इधर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से आपको ये ट्रेपेजियम दिखाई देगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये EBC और ये D, आपको ट्रेपेजियम दिखाई देगा। ये साइड 12 है, ये साइड आपकी 24 है। डायगोनल लॉन्गेस्ट डायगोनल 24 होता है, साइड का डबल। इसका मिड पॉइंट है आपका R, इस साइड का मिड पॉइंट है BC का Q। R से Q को मिलाओगे तो R Q की जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी मैंने आपको बता रखी है, ट्रेपेजियम में सिखाया कि 12 + 24 का एवरेज होगी, यानी कि 36/2, यानी कि 18। क्लियर है कि नहीं, यानी कि RQ की जो लेंथ होगी वो 18 होगी, PQ की लेंथ भी 18 होगी सिमिलरली, और PR की लेंथ भी 18 होगी। तो मुझे निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 तो एरिया √3, यहां पे साइड है कितनी, 18, यानी कि 9 गुनी है। सो एरिया कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर, यानी कि 81 √3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, बहुत ही आसान सा सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 33, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द रेगुलर हेक्सागन सोन बिलो, आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन दिखाया गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल टू दैट ऑफ बिगर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल का बिगर सर्कल के एरिया के साथ क्या रेशियो है, ये आपसे पूछा है। स्मॉलर सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर बंद है, बिगर सर्कल भी ट्रायंगल के अंदर बंद है, ध्यान से समझना। तो मैं क्या करता हूं कि हेक्सागन की साइड को मैंने मान लिया 2, हेक्सागन की साइड को मैंने क्या मान लिया 2, तो ये हेक्सागन की साइड 2 और ये भी हेक्सागन की साइड हो जाएगी आपकी 2। हेक्सागन की साइड को मैंने 2 मान लिया। अगर हेक्सागन की साइड 2 है तो जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल जो है, जो बिगर सर्कल में नाम दे रहा हूं ABCDEF, हेक्सागन ABCDEF में ये जो ट्रायंगल है आपका BDF, ट्रायंगल BDF, ट्रायंगल BDF, ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। भाई जो लेंथ आपकी BD की होगी वही लेंथ DF की होगी, वही लेंथ AF की होगी। हेक्सागन की साइड मैंने 2 मानी है, तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड कितनी जाएगी, 2 √3। साइड कितनी हो जाएगी, 2
2√3, कितनी हो जाएगी साइड 2√3, कोई दिक्कत इसमें किसी को 2√3। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बीडीएफ है, क्योंकि सभी को पता है कि ये तुम्हारा 120 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल 120 डिग्री का होता है हमेशा, साइड टू, तो 120 डिग्री के सामने कितना होता है 2√3। शॉर्टेस्ट डायगोनल जो होता है हेक्सागन का, साइड का √3 टाइम्स होता है, 2 ये कितना 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3, सेम तीनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है भाई। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बीडीएफ, उसके अंदर खींचा गया है ये सर्कल, यानी कि जो बिगर सर्कल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बीडीएफ का इन सर्कल है, और इन सर्कल की रेडियस कितनी होती है कैपिटल आर बराबर साइड बटे 2√3 यानी कि a/2√3 यानी कि 1। सो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है 1। क्लियर है भाई, साइड बटे 2√3 होती है तो 2/√3 बटे 2/√3 1 आ गया। अब मेरा टारगेट है इस सर्कल की रेडियस निकालना, छोटू की रेडियस निकालना। तो छोटू की रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो, स्मॉल r बराबर क्या होता है डेल्टा बटे s। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। डेल्टा इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ट्रायंगल बीसीडी का एरिया 1/2 साइड इंटू साइड 2 इंटू 2 और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 120 डिग्री। ये बात है 1/2 2 इंटू 2 उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 120 डिग्री। ये होगा ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल आपके ट्रायंगल बीसीडी, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल बीसीडी इसका एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। डिवाइड किससे करना है आपको, सेमी पेरीमीटर से। सेमी पेरीमीटर कितना है इस ट्रायंगल बीसीडी का, इतने 2 + 2 + 2√3 है, 2 + 2 + 2√3 यानी कि 4 + 2√3 तो पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 2 + √3, 2 + √3 पेरीमीटर का हाफ। ये देखिए सही बात है, कोई बहुत ज्यादा समय तो लगने वाला है नहीं। साइन 120 डिग्री का मतलब √3/2। देखिए 2 से 2 ये खत्म हो गया, कितना आ गया छोटू सर्कल की रेडियस √3/2 + √3, ये स्मॉल r आ गया √3/2 + √3। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? आपसे पूछा है स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल के एरिया का रेशियो, एरिया मतलब πr²। जब मैं एरिया का रेशियो लूंगा स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल के एरिया का रेशियो, तो सभी को पता है कि कितना आएगा, आपका स्मॉल r² बटे कैपिटल R² हो जाएगा भाई। πr², देखिए पाई से पाई खत्म ही हो जाना है, तो एरिया का रेशियो कितना आएगा, उनकी रेडियस के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। देखो छोटू सर्कल की रेडियस √3/2 + √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 + √3 का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 7 + 4√3। बिगर सर्कल की रेडियस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि यही आ जाएगा इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो 3/7 + 4√3। भाई बिगर सर्कल की रेडियस तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3/7 + 4√3 ये दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत ही आसान और शानदार सवाल था, आ सकते हैं पेपर में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में परफेक्ट आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 34, ये सवाल मैंने खुद बनाया है, मेरे बहुत सारे सवाल पॉलीगन में जो नए हैं वो खुद बना के डाले हैं। 2 कॉन्ग्रुएंट रेगुलर हेक्सागन आर शोन बिलो, आपके सामने 2 कॉन्ग्रुएंट रेगुलर हेक्सागन दिखाए गए हैं, 2 ऐसे हेक्सागन दिखाए गए हैं जिनकी साइड्स क्या है इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट हेक्सागन है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इनसाइड देम एज शोन इन फिगर, और उन हेक्सागन के अंदर बने हुए हैं 2 ट्रायंगल, आप देख सकते हैं यहां पे और यहां पे भी ट्रायंगल बना हुआ है, उनके अंदर पड़े हुए हैं सर्कल, तो उन सर्कल के एरिया का रेशियो बताना है। ठीक, तो मैं ये मान लेता हूं कि प्रत्येक हेक्सागन की साइड 2 है, प्रत्येक हेक्सागन की साइड 2 है, ये मान लिया मैंने, हेक्सागन की साइड 2 है। ऐसा मैंने क्यों किया समझते रहना, अगर मैं हेक्सागन की साइड को 2 मानूंगा तो यहां पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी साइड 2√3 हो जाएगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैंने हेक्सागन की साइड, देखो मैं नाम दे रहा हूं पहले तो ABCDEF, ये हेक्सागन, वो भी ABCDEF हेक्सागन, इसकी साइड को यदि मैं 2 मानता हूं तो ये जो ट्रायंगल होगा BDF ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी साइड कितनी होगी 2√3, साइड कितनी होगी 2√3, साइड कितनी होगी 2√3। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी भाई को? ये भी सेम हेक्सागन है, ABCDEF हेक्सागन है, ये भी, इसमें इस वाली साइड का मिड पॉइंट है ये P पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R। ट्रायंगल PQR भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा कि नहीं भाई, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर हेक्सागन की साइड मैंने 2 मान रखी है तो ये डायगोनल कितना होगा आपका 4। ट्रेपेजियम बन गया तो मिड पॉइंट थ्योरम से PQ की लेंथ कितनी आएगी, PQ की लेंथ 3 आएगी, यानी कि PQ की लेंथ मुझे पता है कितनी आएगी 3। भाई ये तुम्हारा 2 है, डायगोनल ये 4 है, 4 + 2 6/2 3 आ गया, यानी कि PQ भी 2, PQ भी 3, QR भी 3 और ये PR भी 3, यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है आपकी 3 है। ये बहुत जल्दी कर सकते हो वर्बली, 3 कितनी साइड 3। नाउ ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDF ट्रायंगल PQR दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, और इनकी साइड कितनी आ रही है 2√3 और 3। अगर इनकी साइड्स का रेशियो, अगर इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो 2√3/3 है तो इनके अंदर जो सर्कल है, इनके जो इन सर्कल है, इनकी रेडियस यानी कि R1 और R2, इनके इन सर्कल की रेडियस का रेशियो भी यही होगा कि नहीं R1 से R2 का। भाई किन्हीं भी 2 सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल है तो दोनों सिमिलर भी है। इसकी साइड है 2√3, इसकी साइड है 3, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2√3/3, इनकी साइड्स का रेशियो, इनके इन सर्कल की रेडियस का रेशियो भी यही होगा 2√3/3। इसकी इनकी रेडियस का रेशियो यदि ये है तो इन दोनों सर्कल के जो एरिया का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, सर्कल जो है आपका, ये जो बिगर सर्कल है और ये जो सर्कल है, सर्कल्स के एरिया का रेशियो R1² बटे R2², रेडियस के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 2√3 का स्क्वायर कितना 12, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, कितना आ गया आंसर 4/3, 2√3/3 का होल स्क्वायर, तो 12/9 यानी कि 4/3 आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन।
क्लियर? कोई समस्या? तो देखिए कितनी आसानी से हमने इन सवालों को बना लिया बिना कोई समस्या के। इसकी साइड 2√3 है, इसकी साइड 3 है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इनकी रेडियस का रेशियो है, उसका स्क्वायर कर दिया तो दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो मिलेगा 4/3। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। वेरी गुड। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्यारा और लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाया है, ध्यान से समझना। सर्कल में मैंने आपको इस टाइप का सवाल कराया भी था जब मैंने आपको टेंजेंट सिखाया था। क्लियर है ना? चलिए अब समझेंगे ध्यान से। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि अगर सपोज आपके पास कोई एंगल है, कोई कोण है, अगर मैं इस कोण के अंदर डाल देता हूं सर्कल, मैंने एक सर्कल डाल दिया, मैंने 2 सर्कल डाल दिया, मैंने तीसरा सर्कल डाल दिया, इस तरीके से, तो अगर मैं इन सभी सर्कल के सेंटर्स को मिलाऊं, ये इन सभी सर्कल के सेंटर्स, तो यदि मैं इन सभी सर्कल के सेंटर्स को मिलाऊं तो ये लाइन कोलिनियर होगी और ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये जो लाइन होगी एंगल को बाइसेक्ट करेगी जिस एंगल में आपके सर्कल बनाए गए हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता रखी कि यदि इन तीनों सर्कल की रेडियस इस तरीके से हो R1, R2 और R3, तो इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है, जीपी में होती है, यानी कि R2 स्क्वायर जो होता है वो R1 इंटू R3 के बराबर होता है। मैंने आपको ये भी बता रखा है। क्लियर है? इन तीनों सर्कल की जो रेडियस जो होती है वो जीपी में होती है, जितने भी सर्कल्स बनेंगे उन सबकी रेडियस जीपी में होगी। अगर ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, तो यदि R1 से R2 तुम्हारा K गुना है, सो R2 से ये तुम्हारा R3 भी K टाइम्स होगा। सेम रेशियो से आगे बढ़ते हैं सर्कल की रेडियस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं, इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। आपको निकालना है एक बढ़िया सा सुंदर हेक्सागन है, मैंने बनाया है। यहां पे ये हेक्सागन का डायगोनल, ये हेक्सागन का डायगोनल। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? किसी को मैं नाम दे रहा हूं इसका हेक्सागन का ABCDEF। ये सुंदर हेक्सागन है आपका। इसके डी पॉइंट को सेंटर मान के सबसे पहले खींचा गया एक सेक्टर, ये सेक्टर खींचा गया है जो कि 120 डिग्री का सेक्टर होगा। 120 हो गया, हेक्सागन का प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का हो गया। हेक्सागन के दो डायगोनल AC और AE खींचे गए हैं। यहां पे एक सर्कल डाल दिया, यहां बीच में एक सर्कल डाल दिया, ये एक सर्कल डाल दिया। ये सर्कल का नाम है A, ये सर्कल का नाम है B। तो इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो पूछा है A/B। दोनों सर्कल के, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। चलिए सबसे पहले हम इनके एरिया का रेशियो तो तभी निकाल पाएंगे जब मेरे पास क्या हो, इनकी रेडियस का रेशियो। तो मुझे निकालना है सबसे पहले इनकी रेडियस डालनी पड़ेगी। ये सेक्टर है 120 डिग्री का, यदि मैं इसे इस तरीके से कंप्लीट कर दूं तो एक्चुअली ये बनेगा क्या? एक सर्कल नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? अब समझना, अगर मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इन तीनों सर्कल से जो बन रहे हैं इनके सेंटर्स को मिलाऊंगा तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी सभी के सेंटर्स को मिलाते हुए। तो तीनों सर्कल्स के सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, यही बात है। मैंने मान लिया कि हेक्सागन की साइड जो है वो 1 है, हेक्सागन की साइड को मैंने 1 मान लिया, हेक्सागन की साइड को मैंने 1 मान लिया, मैं हमेशा 1 मान लेता हूं, हेक्सागन की साइड 1। मैंने मान लिया कि जो सर्कल ए है, सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, सर्कल ए की रेडियस स्मॉल r है। सर्कल ए की रेडियस को मैंने मान लिया कि ये जो है सर्कल ए का सेंटर है और सर्कल की रेडियस छोटू है, स्मॉल r। कोई दिक्कत? देखिए ये जो है तुम्हारा एंगल कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का होगा। एंगल 30 में डिवाइड हो जाएगा। 30 में 4 एंगल डिवाइड होंगे, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो ऊपर जो मुझे हाफ एंगल दिखाई दे रहा है 30 डिग्री का है। क्लियर है कि 30 डिग्री का एंगल है। अच्छा मैं ऐसे करता हूं कि यहां पे इसको मैं स्मॉल r मानता हूं, इसकी रेडियस को स्मॉल r मानता हूं। मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने इस वाले सर्कल की रेडियस को स्मॉल r मान लिया, इस वाले के सर्कल की रेडियस को ये स्मॉल r हो गया। क्लियर है? समझते रहना, इसकी रेडियस को क्या मान लिया मैंने? स्मॉल r। मैंने हेक्सागन की साइड को कितना मान लिया है? 1। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, लॉजिकल। और ये जो एंगल है भाई, ये एंगल कितने का है आपका? 30 डिग्री का है। ठीक, ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ठीक है भाई, 30। हेक्सागन की साइड मैंने 1 मान ली है और मैंने इस सर्कल की रेडियस कितनी मान ली है? r। ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का, रेडियस और टेंजेंट के बीच में। ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये जो साइड हेक्सागन की 1 है, सर्कल की रेडियस भी 1 है, इस सर्कल की रेडियस भी 1 है। समझते रहना ध्यान से, इस सर्कल की जो रेडियस है ये भी 1 है, क्योंकि डी को सेंटर मान के हेक्सागन की साइड को रेडियस मान के ये सर्कल खींचा गया था। क्लियर है भाई? चलिए ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर 30 के सामने आ रहा है तो 90 डिग्री के सामने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। 90 डिग्री के सामने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। और सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटेंड टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी, उनकी रेडियस का सम, यानी कि r+1। ये बात सभी को पता है। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक की टोटल दूरी कितनी होगी? 2r+r+1, यानी कि 3r+1। यही हो गया। क्लियर है? बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 30 डिग्री के सामने कितना है? 1। तो 90 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस तुम्हारी डबल, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 2। यानी कि 3r+1 बराबर 2 और r बराबर 1/3। r बराबर कितना आ गया? 1/3। यानी कि इस छोटू सर्कल की रेडियस कितनी आ गई आपकी? 1/3। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर जगह सिमिलरिटी लगती है। 30 डिग्री का एंगल, 30 के सामने r तो 90 के सामने कितना होगा? 2r। 30 के सामने 1 तो 90 के सामने कितना होगा? ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट 2। ये 2r है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है भाई? r+1। तो पूरी कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी? ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक डिस्टेंस कितनी होगी? 3r+1 बराबर 2। क्लियर है? या फिर ऐसे भी देख सकते थे कि हेक्सागन की साइड 1 है तो लॉन्गेस्ट डायगोनल AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2 ही होगी। 3r+1 बराबर 2 और r बराबर कितना आ गया? 1/3। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? तो अब मैं सारा तामझाम हटा रहा हूं, ध्यान समझते रहना, मैंने सारा तामझाम हटा दिया। ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका D।
इस सर्कल की रेडियस कितनी है 1, इस सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी, मैंने निकाल ली 1/3, तो इस सर्कल की रेडियस, छोटू सर्कल की रेडियस क्या 1/9 नहीं होगी? तीनों जीपी में होता है कि नहीं, जीपी में होते हैं कि नहीं? देखिए 1/3 से 1 कितने गुना है, 1/3 टाइम्स है, तो ये भी 1/9 ये 1/3 से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1/3 से 3 टाइम्स है 1, तो ये भी 1/9 से 3 टाइम्स यानी कि कितना होगा 1/3 होगा। तीनों सर्कल की रेडियस जीपी में है, कोई दिक्कत? अगर इसकी 1/3 है, 1 है, 3 गुना है, तो इसकी भी 3 गुना यानी कि 1/9 होनी चाहिए, 1/9 का 3 टाइम्स कितना होता है 1/3। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? सो बहुत सिंपल सी बात थी, कहने का मतलब है कि यदि सर्कल की रेडियस 1/9 है, इसकी 1/3 है, तो इसकी कितनी है 1। क्लियर है? मैंने तीनों सर्कल की रेडियस का रेशियो निकाल लिया। सिर्फ क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि यदि सर्कल की रेडियस आपकी 1/9 है, तो इसकी रेडियस कितनी है 1/3 और इसकी रेडियस है 1, तो इनकी रेडियस का रेशियो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, जो कि कितना होता 1/9 रेशियो 1/3 रेशियो 1, या फिर 1:3:9, 1:3:9। क्लियर है? 1:3:9, यही बात है। तो मैं ये करता हूं सुविधा के हिसाब से, मैं ये कर लेता हूं कि तीनों सर्कल की रेडियस इसकी 1 मान लेता हूं, इस सर्कल की रेडियस को मैं 3 मान लेता हूं और इस सर्कल की रेडियस को मैं 9 मान लेता हूं। सुविधा के हिसाब से मैंने क्या किया कि सर्कल की रेडियस को मैं 1 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 9 मान लेता हूं। देखिए 1 से 3 3 टाइम्स, 3 से 9 3 गुना, सुविधा के हिसाब से। वैसे भी मैंने आपको समझा रखा है कि जब मैंने आपको सर्कल पढ़ाया था तो उसमें टेंजेंट लाइन में समझाया था मैंने कि अगर आपके पास एक 60 डिग्री एंगल है और मैं उसमें सर्कल से डालूं तो सर्कल की रेडियस जो होती है वो 1:3:9 के अनुपात में होती है। ये मैंने आपको बताया था वहां पे। उस चीज को मैंने एक बार प्रूफ करके फिर से बता दिया आपको। यदि कोई एंगल है 60 डिग्री, उसको तुम यहां से इस तरीके से खींच दोगे तो 30-30 हो जाएगा। सर्कल्स पुट करोगे उस एंगल में तो 1:3:9 के रेशियो में उन तीनों सर्कल की रेडियस होंगी। तो मुझे पता चल गया छोटू सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है। अब मुझे सर्कल बी की रेडियस भी चाहिए, तो बी की रेडियस कैसे निकालोगे? बी की रेडियस निकालने के लिए अगर सपोज बी की रेडियस क्या है आपकी r है, तो सभी को रिजल्ट पता है कि 1/√r बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस 1/√9। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? देखिए बहुत ही आसान है, सभी को पता है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो दोनों सर्कल के बीच में यदि मैं इस तरीके से सर्कल डाल दूं, उनकी टेंजेंट लाइन ये है, तो एक सर्कल मैंने 20 तरीके से डाल दिया कि दोनों सर्कल्स को भी टच कर रहा है, उनकी टेंजेंट लाइन को भी टच कर रहा है, तो इस सर्कल की रेडियस जो निकलती है इस फॉर्मूले से निकलती है 1/√r बराबर 1/√r1 यानी कि 3, √r2 यानी कि 9। क्लियर? तो इस सर्कल की रेडियस निकालोगे 1/√3 प्लस 1/√9 इक्वल टू 1/√r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/√9 मतलब 3, सो 1/√r बराबर 3, √3 प्लस 1 यानी कि √r बराबर कितना हो जाएगा 3/√3 प्लस 1। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? या फिर √r बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू √3 माइनस 1/2, √r बराबर 3 इंटू √3 माइनस, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी ना। या फिर यहां से r कितना आ जाएगा 9 इंटू ये कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 2√3/4, 4 माइनस 2√3/4। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? चलिए ये सब हम हटा रहे हैं। आपसे पूछा है दोनों सर्कल्स के एरिया का रेशियो, सर्कल ए और सर्कल बी। सर्कल ए की रेडियस कितनी है 1, सर्कल बी की रेडियस कितनी है ये रही, तो इनके एरिया का रेशियो निकालना है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। a/b आपको निकालना है, उनकी रेडियस का स्क्वायर ही उनके एरिया का रेशियो होगा। इसकी रेडियस 1 है यानी कि 1 स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है ये तुम्हारी, ये देखिए यहाँ पे 9 स्क्वायर है 81। 4 माइनस 2√3 से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना है 16, क्योंकि 4 से 16 आपका 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 ऊपर 4/81 इंटू 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 4√3। तो दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा 4/81 इंटू 7 माइनस 4√3। क्लियर? कोई समस्या? सो बहुत ही आसान और बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन था, आप इसको सवाल को बना सकते हो मात्र 25-30 सेकंड में अगर आपको आता है। 1:3:9 होगा कितनी 60 डिग्री एंगल होने की वजह से, ये मुझे 3 पता है, मुझे 9 पता है, तो 1/√r बराबर 1/√r से मैंने सर्कल की रेडियस निकाल ली, उनके एरिया का रेशियो निकालना है तो दोनों की रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना आप। PQRSTU आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। आपके पास दिखाया गया एक रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन की साइड्स के मिड पॉइंट बताए हैं PQRSTU, ठीक है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ हेक्सागन PQRSTU और ABCDEF, दोनों हेक्सागन के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल। मैं ये मान लेता हूं कि हेक्सागन की साइड, ओरिजिनल हेक्सागन की साइड 2 है, तो APB1 PBB1 हो जाएगा। मैंने ओरिजिनल हेक्सागन की साइड को क्या मान लिया 2 मान लिया, तो ये हाफ हाफ है, तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा ना, ये हाफ मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स रखे ना तो 1 1 1 हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन, तो ये एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का। ये 1 है, ये 1 है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री के सामने ये साइड कितनी होगी √3, साइड कितनी होगी आपकी √3। तो मुझे पता चल गया कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये साइड कितनी होगी √3, 120 डिग्री के सामने कितना होगा √3।
तो अगर आपके ओरिजिनल रेगुलर हेक्सागन ABCDEF की साइड 2 है तो PQRSTU की साइड कितनी है? √3। पूछा है इनके एरिया का रेशियो, तो देखिए एरिया मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, लेकिन जब मैं रेशियो लूंगा तो 6 इंटू √3/4 वाली जो बकवास है वो कट ही जानी है। जो इनकी साइड की स्क्वायर का रेशियो होगा वही इनके एरिया का भी रेशियो होगा। PQRSTU एक हेक्सागन है जिसकी साइड √3 है, तो साइड का स्क्वायर यानी कि √3 स्क्वायर। क्लियर है भाई? और ABCDEF एक हेक्सागन है जिसकी साइड 2 है, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। तो इनके एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/4, 3/4। क्लियर है? बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल था भाई। हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 6 इंटू √3/4 यहां भी आएगा, 6 इंटू √3/4 यहां भी आएगा। जब रेशियो लोगे तो वो कट ही जाएगा। तो जो आपकी रेगुलर हेक्सागन की साइड्स है उनके स्क्वायर का रेशियो ले लोगे वही उनके एरिया का भी रेशियो होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर? सिंपल सी बात। सवाल नंबर 37, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। ABCDEF जो रेगुलर हेक्सागन, आपके सामने रेगुलर हेक्सागन दिखाया गया है। पूछा है शेडेड से अनशेडेड रीजन का रेशियो, शेडेड एरिया से अनशेडेड एरिया का रेशियो। ये जो पॉइंट है ये आपका ग्रेविटी सेंटर है जी, रेगुलर हेक्सागन का ग्रेविटी सेंटर है जी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पे इस लाइन को इस तरीके से हटा दूं और इसको यहां से हम इस तरीके से हटा दें, सभी को पता है कि रेगुलर हेक्सागन क्या बनता है? 3 रोम्बस से मिलकर बनता है। रोम्बस से मिलकर बनता है। एक रोम्बस आपका दिखाई दे रहा है, एक रोम्बस आपका ये रहा, एक रोम्बस आपका ये रहा। 3 रोम्बस है, तीनों कॉन्ग्रुएंट है। रोम्बस का यदि मैं डायगोनल खींचूं तो 2 इक्वल एरिया में बांटेगा, ये एरिया भी 1 होगा, ये एरिया भी 1 होगा। ये वाला डायगोनल खींचूं तो 2 इक्वल एरिया में बांटेगा, ये एरिया भी 1 होगा, ये एरिया भी 1 होगा, ये एरिया भी 1 होगा, ये एरिया भी 1 होगा। क्लियर? सिंपल सी बात। सो शेडेड एरिया कितना आया आपका? 1। अनशेडेड कितना आया? 1 2 3 4 5। अनशेडेड आया 5। तो शेडेड एरिया से अनशेडेड एरिया का रेशियो कितना हो गया? 1/5, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई समस्या? बहुत ही आसान सवाल थे सारे। सवाल नंबर 38, ठीक है, बढ़िया ध्यान से समझना है। ABCDEF इज रेगुलर हेक्सागन। आपके सामने एक सम षटभुज दिखाया गया है ABCDEF, जिसका क्षेत्रफल दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या है। क्लियर है? शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। समझना, मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ये आपका रेगुलर हेक्सागन है जिसका एरिया 180, आपको शेडेड रीजन निकालना है। तो रेगुलर हेक्सागन का ये जी क्या है? ग्रेविटी सेंटर हो गया, क्योंकि ये आपका डायगोनल FC लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये आपका डायगोनल BE लॉन्गेस्ट डायगोनल, यहां पे मिल रहे हैं जी ग्रेविटी सेंटर है। एक्चुअली आपका जो ये शेडेड रीजन है ये ट्राइंगल GEF के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल GEF के अंदर आ रहा है। और ये जो ट्राइंगल GEF है, हेक्सागन के जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनमें से एक है। हेक्सागन क्या होता है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है। तो उन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका GEF, ट्रायंगल GEF। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है, ये एंगल 90 डिग्री का। एक लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है, ये एंगल 90 डिग्री का। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? 90, ये तो एंगल 90 होगा, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। ये एंगल 90 क्यों होगा? अगर मैं ट्रायंगल EDF, त्रिभुज EDF को देखूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आपका डायगोनल क्या कर रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एल्टीट्यूड भी होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ट्रायंगल GEF में 2 एल्टीट्यूड यानी कि 2 मीडियन यहां पे आके मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपके ट्रायंगल GEF का ये सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर या सेंट्रोइड भी होगा। अगर पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया 180 है, 180, तो ट्रायंगल GEF का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 180/6 यानी कि 30। ट्रायंगल GEF का एरिया होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये आपका सेंट्रोइड, तो सभी को पता है यदि मैं इस तरीके से अगर ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींच दूं तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनते हैं। सभी को पता है कि अगर आप किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन इस तरीके से खींच दो तो जो 6 ट्रायंगल बनेंगे, 6 के 6 ट्रायंगल एरिया में इक्वल होते हैं। तो टोटल 6 पार्ट एरिया किसको डिनोट कर रहा है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो 2 पार्ट किसको डिनोट करेगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को। और 2 पार्ट मतलब शेडेड एरिया। एरिया शेडेड कितना है? शेडेड एरिया आपका 1+1, ये 2 पार्ट ही तो शेडेड है। टोटल 6 पार्ट में से 2 पार्ट आपका शेडेड है, यानी कि 1/3। सो कितना होगा आंसर? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या आंसर इसका? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई समस्या इसमें? बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल था आपको। ठीक है, यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन गया, ये उसका सर्कम सेंटर या सेंट्रोइड हो गया। टोटल 6 पार्ट में से 2 पार्ट आपका शेडेड है। ट्रायंगल GEF का एरिया कितना है? 30 का 1/3 यानी कि कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 39, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके नए पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, और SSC ने अभी इस पे सवाल नहीं पूछा है, पर पूछा जा सकता है पेपर में। आपका ये वाला कंसेप्ट मैं यहां पे यूज करूंगा क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए। अगर सपोज आपके सामने ट्रेपेजियम है, इस तरीके से समलंब चतुर्भुज ABCD, और यहां पे मैं इस ट्रेपेजियम के डायगोनल खींच दूं, तो अगर ये एरिया A है, ये एरिया B है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल √AB होगा। √AB होगा। ये सभी को पता है ट्रेपेजियम का कंसेप्ट। मैं यही कंसेप्ट यहां पे लगाने की कोशिश करूंगा। पूछा है शेडेड एरिया इज व्हाट परसेंट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। दिए गए चित्र में जो शेडेड एरिया है ये रेगुलर हेक्सागन के एरिया का कितना परसेंट है, कितने प्रतिशत है। अच्छा, अगर मैं F से C को मिलाऊं, ट्रेपेजियम बनाना है। देखिए जब भी तिरछी तिरछी चीजें ऐसे देखें, ट्रेपेजियम का कंसेप्ट काम में आ सकता है। यदि मैं F से C को मिलाऊं तो रेगुलर हेक्सागन का लॉन्गेस्ट डायगोनल है,
जो कि हेक्सागन की साइड का डबल होता है। अगर हेक्सागन की साइड ए बी 1 है तो ये जो डायगोनल एफ सी आपका 2 होगा, यानी कि ये 1:2 के अनुपात में होते हैं। किस रेशियो में होते हैं? 1:2 के रेशियो में होते हैं साइड ए बी और ये एफ सी। अब ये नीचे क्या बन गया आपका? ट्रेपेजियम बन गया ए बी सी एफ, जिसमें ये दोनों साइड्स क्या हैं आपकी? पैरेलल है। ये दोनों साइड्स क्या हैं आपकी? पैरेलल है। अगर पैरेलल साइड है, इस तरीके से मैंने डायगोनल खींचे हैं, तो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल सीओएफ, ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल सीओएफ, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है जिनमें करस्पॉन्डिंग साइड 1:2 के अनुपात में, तो इनके एरिया जो होंगे फिर 1:4 के अनुपात में नहीं होगा क्या? यानी कि ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओएफ का जो एरिया रेशियो होगा वो 1:4 का होगा, 1:4। भाई सिमिलर ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर में क्या होगा? एरिया रेशियो होगा। ये 1 है तो ये कितना होगा आपका? 4। अगर ये 1 है, ये 4 है, तो नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल होंगे क्या इक्वल 2 यूनिट नहीं होंगे? 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, इक्वल हो गया। क्लियर है? कोई समस्या? तो शेडेड एरिया कितना आया आपका? शेडेड है और कंप्लीट हेक्सागन है, यही तो पूछा है, शेडेड से हेक्सागन। शेडेड एरिया कितना आया मेरे भाई आपका? शेडेड एरिया आया है आपका 2। कंप्लीट हेक्सागन के एरिया की मैं बात करूं तो 2 4 2 6 2 8 1 9, ये हाफ ट्रेपेजियम 9 है, तो अगर 9 नीचे है तो ये एरिया भी तो 9 ही है, तो 9 + 9 18। कंप्लीट हेक्सागन का एरिया है 18 यूनिट, शेडेड एरिया है 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा इनके एरिया का रेशियो 2/18। 2/18 का मतलब 1/9, 1/9। तो शेडेड एरिया जो है पूरे हेक्सागन के एरिया का 1/9। आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11.11%, 11.11%, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लियर? कोई समस्या? सो बहुत ही आसान। सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 को भी सेम टू सेम आपको इसी कंसेप्ट से बनाना है, ध्यान से समझना। ABCDEF हेक्सागन विद साइड 8 सेंटीमीटर। दिए गए चित्र में ABCDEF एक हेक्सागन बताया गया है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। देखिए मैंने बोला है कि हमेशा इस टाइप से आपको ये फिगर दिखाई दे, इस तरीके से क्रॉस करके, तो आप समझ जाओगे कि यहां पे ट्रेपेजियम का कंसेप्ट यूज होगा। अगर मैं ई से बी को मिला दूं, ई से बी को मिला दूं, ऐसे आसानी से मिला सकते हो, पॉइंट ई से बी को, ये मिल गया, तो आप देख सकते हो कि आपका एक ट्रेपेजियम बन गया EFAB, जिसमें ये दोनों साइड क्या है आपकी? पैरेलल है, ट्रेपेजियम बन गया। क्लियर है? ट्रेपेजियम के दोनों मैंने डायगोनल खींचे हैं भाई इस तरीके से, और अगर ये तुम्हारी साइड AF रेगुलर हेक्सागन की 1 है तो डायगोनल BE कितना होता है? 2। तो ये 1 और 2, साइड रेशियो 1:2 है, तो ये जो ट्रायंगल होंगे, इस पॉइंट को मैं O मानता हूं, ट्रायंगल का एरिया रेशियो कितना होगा? 1:4, 1:4 होगा। भाई अगर AF तुम्हारी 1 यूनिट है तो साइड BE उसकी डबल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल AOF, ट्रायंगल BOE सिमिलर ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2, तो इनके एरिया का रेशियो 1:4 होगा। अगर ये 1 है, ये 4 है, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल यानी कि 2 यूनिट होंगे, यानी 2 और 2 होंगे। क्लियर है? 1 4 और 2 और 2। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? अगर मैं शेडेड एरिया की बात करूं तो शेडेड एरिया है कितना? 2 और 2 4 और 1 5। शेडेड है आपका 5। शेडेड एरिया जो है वो कितना है आपका? 5। शेडेड एरिया 5 है। अगर मैं पूरे रेगुलर हेक्सागन की बात करूं तो कितना हो गया? 6 2 8 1 9, 9 ट्रेपेजियम ये हो गया, 9 का ही ट्रेपेजियम नीचे हो गया, तो पूरा हेक्सागन कितना हो गया? 18। यानी कि शेडेड एरिया जो है पूरे हेक्सागन के एरिया का 5/18 है। यहां पे जो शेडेड एरिया है, शेडेड रीजन जो पूरे हेक्सागन के एरिया का 5/18 है। क्लियर है? तो 4 1 5 शेडेड है और पूरा हेक्सागन आपका 18 है। ठीक है, तो मुझे पूछा है सिर्फ शेडेड एरिया। अच्छा, हेक्सागन की साइड भी दी है यहां पे 8 सेंटीमीटर, तो हेक्सागन की साइड 8 सेंटीमीटर, तो पूरे हेक्सागन का एरिया कितना होगा? हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6। ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फिर कितना होगा? 16√3। 6 का कितना होगा? 6 × 16√3, ऐसे लिखना था एक लाइन में। भाई अगर किसी हेक्सागन की, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, अगर साइड 8 है, मैंने साइड 4 गुनी कर दी तो एरिया 16√3 हो जाएगा ना। क्लियर है? 16√3, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 16√3, हेक्सागन में होते हैं 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 भी करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात। देखिए 6 से 18 3 बार कट गया, 6 3 18, √3 से 3, √3 टाइम्स कट गया, कितना आ गया? 5 × 16, 16 पंजे 80/√3, 80/√3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या? बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल है, ऑसम एक्सप्लेनेशन तो है ही है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूं, सॉल्यूशन भी अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। देखिए हम रेगुलर पॉलीगन के शेडेड एरिया वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, आपके सामने एक सम षट्भुज दिखाया गया है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, तो साइड AB का मध्य बिंदु है ये आपका P। FQ बताया गया आपको 6, यानी कि FQ की लेंथ यहां से यहां तक ये जो है ये आपको कितनी बताई गई भाई? 6 बताई गई है। FQ की लेंथ 6 बताई गई है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपसे शेडेड रीजन का एरिया बोला है। ठीक है, एक्चुअली मैं शेडेड रीजन को ध्यान से देखूं तो शेडेड रीजन का एक ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें साइड का ये वाला पेयर क्या है? पैरेलल है। ये जो FC डायगोनल है ये ED के पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम क्या है आपका? एक ये ट्रेपेजियम है, ये जो शेडेड रीजन है ट्रेपेजियम है। अच्छा, समझना ध्यान से, ये एकदम सेम पिक्चर है। अगर मैं पॉइंट P से पास करते हुए इस तरीके से यहां से एक लाइन ये खींच दूं, परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से यहां पे 90 डिग्री खींचने की कोशिश करूं, सवाल बहुत जल्दी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस तरीके से 90 डिग्री लाइन खींचने की कोशिश करूं तो सभी को पता है कि अगर ये हाइट आपकी h है तो आपकी ये हाइट कितनी है? 2h है।
सभी को पता है कि जो ऊपर वाले ट्रेपेजियम की हाइट है वही नीचे वाले ट्रेपेजियम की हाइट है। अगर ये h है तो ये 2h है। आपको यहां पे दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई देते हैं, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PED, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PED, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PED, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। h और 2h उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, लेंथ का रेशियो 1:2 है। तो क्या उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ QR से ये जो ED है इसका रेशियो भी 1:2 नहीं होगा? मतलब अगर ED 2x है तो QR आपका कितना होगा भाई? ये x होगा। बताइए कोई समस्या इसमें? या वैसे वर्बल भी सोच सकते थे कि अगर ये x है तो ये 2x होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि क्यों आपका ये मिड पॉइंट होगा, r आपका ये PD का मिड पॉइंट होगा, क्यों आपका PE का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? चलिए यहां तक कोई डाउट इसमें किसी को? दूसरी बात, अगर आपको EQ की लेंथ 6 बोलिए तो आपसे RC की लेंथ भी 6 होगी। एकदम सिमेट्रिक फिगर है भाई, जो पिक्चर पी पॉइंट के इधर है वही पिक्चर सेम टू सेम पॉइंट पी के उधर है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? समझते रहना। हमने क्या किया कि यदि FQ 6 गिवन है तो RC भी आपका 6 ही होगा, सेम पिक्चर है। अगर हम पॉइंट पी से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों ट्रायंगल की हाइट 1:2 के अनुपात में, तो इनकी साइड भी 1:2 के अनुपात में होंगे। अगर 2RX है तो ED आपका कितना होगा? 2x होगा। यदि मैं डायगोनल FC की बात करूं तो कंप्लीट डायगोनल कितना हो गया? 12 + x, 6 + 6 12 + x हो गया। जबकि हेक्सागन की साइड कितनी है? 2x। ये डायगोनल हेक्सागन का लॉन्गेस्ट डायगोनल है जो कि रेगुलर हेक्सागन की साइड का डबल होगा, यानी कि अगर ये 2x है तो ये किसके बराबर होगा? आपका 4x के। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 2x है तो डायगोनल FC उसका डबल यानी कि 4x होना चाहिए। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 12/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर। x बराबर आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? कोई भी समस्या इसमें किसी भाई को? तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका ये जो लेंथ है QR, ये आपकी 4 सेंटीमीटर, x मतलब 4, और जो आपकी रेगुलर हेक्सागन की साइड है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, 4 दूनी 8। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। लेकिन आपसे तो पूछा है शेडेड एरिया, तो ये जो शेडेड एरिया है ट्रेपेजियम है जिसकी ये दोनों साइड पैरेलल है, दोनों पैरेलल साइड की लेंथ हमको पता है 4 और 8। अगर हमको इस ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी और पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। अगर देखिए हेक्सागन की साइड 8 है तो सभी को पता है हेक्सागन की जो हाइट है ये 8√3 होगी। हाइट कितनी होगी भाई? 8√3 होगी ना। ये वाला डायगोनल कितना होगा? ये डायगोनल 8√3 होगा। 8√3 पूरे कंप्लीट डायगोनल की लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट डायगोनल की। तो ऊपर भी 4√3 और नीचे भी 4√3, यानी कि ट्रेपेजियम की हाइट कितनी आ जाएगी आपकी? 4√3, 4√3। क्लियर? सवाल 10 सेकंड में बन सकता है, आपको आना चाहिए। ये x और 2x का रेशियो था, वहां से हमने ये लेंथ निकाली रेगुलर हेक्सागन की। हेक्सागन की साइड 8√3, ऊपर 4√3, नीचे 4√3, तो आपके डायगोनल FC और ED के बीच की दूरी कितनी आ गई? 4√3। आपको चाहिए शेडेड एरिया। सो शेडेड एरिया इसे ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 4 + 8 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी, यानी कि 4√3। 2 से 12 6 बार, 6 चौक 24√3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये सारे खुद के बने हुए क्वेश्चन हैं और अच्छे सवाल आ सकते हैं पेपर में, मींस लेवल के ही हैं। ABCDEF हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर ईच। आपके सामने ABCDEF एक हेक्सागन बताया गया है जिसकी प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक है? P, Q एंड R आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AF, EF एंड BD। AF का मिड पॉइंट है P, EF का मिड पॉइंट है Q और BD का मिड पॉइंट है R। ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आपसे ट्रायंगल PQR का एरिया पूछा है। बहुत आसान सवाल। अगर हेक्सागन की साइड 12 सेंटीमीटर है, Q मिड पॉइंट है, तो ये EQ कितना हो जाएगा? FQ सॉरी 6 हो जाएगा, और ये FP कितना हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा। भाई हेक्सागन की साइड 12 है, ये मिड पॉइंट है, तो 6 हो गया। रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का, तो ये एंगल आपका कितना होगा भाई? 120 डिग्री। 120 डिग्री, ये 6 है, ये एंगल भी दोनों इक्वल होंगे 30 डिग्री के। तो 120 30 ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट और 120 डिग्री के सामने √3 यूनिट, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि PQ की लेंथ क्या है। तो PQ की लेंथ जो होगी वो आपकी 6√3 हो जाएगी, √3 टाइम्स हो जाएगी। PQ की लेंथ कितनी होगी आपकी? 6√3। तो मुझे पता है ये ट्रायंगल PQR का बेस PQ। यदि मुझे सामने वाले वर्टेक्स R से इस पे पता लग जाए कि हाइट क्या है, इस तरीके से सोचना होता है चीजों को। मुझे पता है ये PQ और सामने वाले वर्टेक्स R से हाइट पता लग जाए, जो कि निकालना बहुत आसान है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब हम फोकस करते हैं हाइट पे। हाइट कैसे? मतलब यहां पे इस तरीके से आप ये डालेंगे तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री का ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये आपको निकालना। क्लियर है? समझ में? सबको ये हाइट आपको निकालनी है। अच्छा, अगर मैं यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि सपोज ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी हेक्सागन की साइड है, तो ये 12 होगी, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी निकलेगी? 12 ही होगी। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी? 12 ही होगी। तो मुझे दिस छोटू डिस्टेंस और चाहिए कि ये छोटू डिस्टेंस क्या है। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको छोटू डिस्टेंस निकालनी है। ये कितना है? ये 12 है। कितना है भाई? आपका 12 है। ये कितने का एंगल है भाई? ये आपका 120 है, तो हाफ ये 60 का है। ठीक है भाई? ये भी आपका 90 का है, ये 30 का एंगल है। 60 90 30 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे भाई। ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है, 30 का एंगल है। अगर 90 के सामने 12 है तो 30 के सामने ये डिस्टेंस कितना होगा? 6 होगा। 30 के सामने ये डिस्टेंस कितना होगा? 6 होगा। क्लियर भाई? 30 के सामने डिस्टेंस 90 30 60, 90 के सामने 12 तो 30 के सामने ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर है? सिंपल सी बात। अब P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है। आप लोगों को पता है कि यहां पे सीन कुछ इस तरीके से चल रहा है कि ये है ट्रायंगल आपका F और यहां पे मिड पॉइंट दे रखे हैं यहां पे P और Q। ठीक है? और ये कंप्लीट यहां पे मैंने हाइट ये बता रखी है आपकी 6।
यही है भाई सीन, यहां पे सेम टू सेम। क्लियर है? आप देख सकते हैं हाइट कितनी अच्छी है, पी और क्यू आपके मिड पॉइंट है, एफ है। अगर हाइट 6 है, पी और क्यू आपके मिड पॉइंट है, तो ये भी 3 होना चाहिए और ये भी 3 होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम से। क्लियर है? 3 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ये जो ट्रायंगल की ये जो रिमेनिंग हाइट की जो लेंथ है, ये कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। कितनी आ गई आपकी? 3। क्लियर? कोई समस्या इसमें? कितनी हो गया आपका? ये 3, ये भी 3 और ये भी 3। मिड पॉइंट थ्योरम से पी और क्यू 3 3 हो जाएगा ना, हाफ हाफ हो जाएगा। तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो है, इसका बेस कितना है? 6√3। अब ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया आसानी से निकाल सकते हो। बेस मुझे पता है कितना है इसका बेस, 6√3। बेस है 6√3 और फिर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? आर से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो 12 है ये और 3 ये 15। 12 प्लस 3 15। हाइट कितनी है आपकी? 15। तो 2 तिया 6 यानी कि 15 तिया 45√3, 45√3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है? कोई समस्या इसमें किसी को किसी प्रकार की? बहुत ही बढ़िया और आसान सवाल था। ये 12 हो गए, तीनों के 15, हाइट हमने 6√3 आसानी थी, सॉरी बेस हमने 6√3 निकाल ही लिया था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 43। यस, बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है। देखिए ABCDEF एक हेक्सागन बताया है आपके सामने, जिसकी साइड बोली है 4 सेंटीमीटर। H इज द मिड पॉइंट ऑफ FB, H जो है साइड FB का मिड पॉइंट है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, G जो है साइड DE का मिड पॉइंट है। और C जो है ये हेक्सागन का एक वर्टेक्स ही है। तो आपसे ट्रायंगल GHC का एरिया पूछा है। गुड। आप ट्रायंगल GHC का एरिया बहुत सारे मेथड से बता सकते हो, निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डाल के, साइड्स निकाल के। पर मैं आपको एक यूनिक तरीका बताना चाहता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, कि शेडेड एरिया के सवालों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक भी सवाल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लगा के दिखाया शेडेड एरिया के। जबकि बहुत सारे सवाल जो टिपिकल लगते हैं देखने में, जिनकी लेंथ निकालने में दिक्कत होती है, वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके आप सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स निकाल सकते हैं, फिर वहां से एरिया भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करवाना चाहूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। सभी को ध्यान से समझना है, मेथड्स और भी बहुत हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको कर देता हूं यहां पे। चलो इतना फिगर काफी है, समझेंगे ध्यान से। आपको यहां पे ट्रायंगल GHC का एरिया निकालना, जबकि हेक्सागन की साइड कितनी दी है? 4। तो मैं क्या करता हूं कि साइड AB को इस तरीके से आगे बढ़ा लेता हूं और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और यहां से मैं A से E को ये हम इस तरीके से मिला देते हैं, परपेंडिकुलर ऊपर उठा दिया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। और ये हो गया पॉइंट A ओरिजिन यानी कि 0,0। पॉइंट A हो गया ओरिजिन यानी कि 0,0। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर पॉइंट 0 0 है, ये हेक्सागन की साइड 4 है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 4,0। एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस चल गए ना, तो 4,0 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? सिंपल सी बात ना। अब हम 1 बाय 1 ईच ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पे फोकस करते हैं। पहले देखते हैं जी क्या है? आपका मिड पॉइंट है। जी जो है मिड पॉइंट है ईडी का, जो लेंथ ईजी की है वही लेंथ जीडी की है। अगर ए भी 4 है तो ये ईडी भी 4 होगा, तो ईजी भी 2 होना चाहिए, जीडी भी 2 होना चाहिए। यानी कि पॉइंट जी के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये जो आपका पॉइंट जी है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे आपके 2 होने चाहिए। भाई हेक्सागन की साइड ए भी 4 है, हेक्सागन की साइड ईडी 4 है, जी मिड पॉइंट है ईडी का, तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे जी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 होंगे। वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। जी के वाई कोऑर्डिनेट क्या है? यहां से हाइट, हेक्सागन की ये जो हाइट है एक्स एक्सिस से दूरी, अगर हेक्सागन की साइड 4 है तो ये जो हाइट होगी हेक्सागन की 4√3 होगी। यहां से कितनी होगी? 4√3। यानी कि पॉइंट जी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा? 4√3, 2,4√3। देखिए कितना आसान है, कोई समस्या इसमें किसी भाई को? पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट मैंने कितनी आसानी से निकाल दिए ना। अब हम फोकस करते हैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पे। देखिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले आप यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला कीजिए। ये आपका 120 डिग्री का एंगल है, तो आपका 60 का एंगल जाएगा, ये आपका 30 का एंगल जाएगा। 30 60 90 आपको हेक्सागन में मिलता है, जिससे बहुत फायदा होता है। ठीक, अच्छा हमको पता है कि हेक्सागन की साइड 4√3 है, तो ये सी की जो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी, सी की ये जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगी 2√3 होगी। ये 2√3, ऊपर भी 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3, 2√3 कंप्लीट कितना हो गया? 4√3। सो ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने 2√3 है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? 2। 30 के सामने कितना हो जाएगा? 2। यानी कि ये डिस्टेंस यहां से आता है कि कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो अगर मैं आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो कैसे लिखोगे भाई? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये जो कांटा डिस्टेंस है ये 2 है। ए से बी तक हेक्सागन की साइड 4 और ये डिस्टेंस 2। 30 के सामने ये डिस्टेंस, कांटा डिस्टेंस 2। कौन सी कांटा डिस्टेंस 2 है? दिस वन इज 2। 60 के सामने 2√3, 30 के सामने 2। 2 + 4 यानी कि पॉइंट सी की एक्स एक्सिस पे दूरी कितनी आ चुकी है आपकी? 6। 2 + 4 6। और वाई एक्सिस पे दूरी कितनी है? 2√3। तो कितना आ गया आपका? ये 6,2√3। ये देखिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आपने कितनी आसानी से निकाल लिए। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी भाई को ना? अब मुझे फोकस करना है ये पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट पे, कि पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट कितने हैं। पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट भी आसानी से बता सकते हो। देखिए पॉइंट सी और ये जो पॉइंट एफ है कोलिनियर है, तो पॉइंट सी की वाई एक्सिस पे दूरी तो यही रहेगी 2√3 ही, ये वाई एक्सिस पे दूरी जो है तो 2√3 रहेगी। अब हम लिख रहे हैं पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट। पॉइंट एफ की जो वाई एक्सिस पे दूरी है ये तो 2√3 ही है। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए? इसकी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, अच्छा पॉइंट एफ के लिख रहे हैं अभी, ठीक है। पॉइंट एफ की वाई एक्सिस पे दूरी कितनी है? 2√3। ठीक, हमको चाहिए इसकी वाई एक्सिस पे दूरी भी, सॉरी वाई पे दूरी है 2√3, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। अच्छा अगर ये डिस्टेंस 2 है तो क्या ये डिस्टेंस भी 2 ही नहीं होगा? सेम टू सेम पिक्चर है।
सेम टू सेम पिक्चर है भाई, जो ट्रायंगल ये वही ट्रायंगल सेम टू सेम ये। अगर ये डिस्टेंस 2√3 है तो 30 के सामने डिस्टेंस 2, यानी कि पॉइंट एफ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -2,2√3 होगा। ये पॉइंट सी का रिफ्लेक्शन ही तो है पॉइंट एफ। ये तुम्हारा यहां पे अगर देखेंगे ये 2√3 है, ये कितना आपका 2, यहां पे 2√3 है, ये कितना हो जाएगा आपका -2 है। क्लियर ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? मुझे तो पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात, हमको पॉइंट एच के ही कोऑर्डिनेट चाहिए, लेकिन पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट से डायरेक्टली नहीं निकलेंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट है -2,2√3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 4,0। एच क्या है तुम्हारा? एफ बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट का एवरेज लेके। ये -2 है, बी के 4, तो -2 + 4 कितना होगा? 2, और 2 का हाफ कितना हो जाएगा आपका? 1। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट 2√3 से कोऑर्डिनेट 0, 2√3 + 0 का हाफ कितना हो जाएगा? √3। तो पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके? 1,√3। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? समझते रहेंगे। तो ये सिंपल सी बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। मैंने तीनों पॉइंट जी, एच और सी इन सब के कोऑर्डिनेट निकाल लिए आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। आपको समझाने में समय लगा, अदरवाइज इतना समय लगेगा नहीं। ठीक, अब आपको निकालना है ट्रायंगल जीएचसी का एरिया। तो कुल मिला के मुझे उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट 1,√3, 1,√3 और 6,2√3 और 2,4√3। मुझे उस पॉइंट का, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, जिसके कोऑर्डिनेट आपके ये 1,√3, 6,2√3, 2,4√3। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपको एक आसान तरीका भी बता रखा है कि यदि कोऑर्डिनेट में इस तरीके से आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना तो एक पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 बना लीजिए। यदि मैं हर पॉइंट को शिफ्ट कर दूं एक्स कोऑर्डिनेट पे -1, -1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। वाई कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट कर दूं -√3, -√3, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा आपका 3√3। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? आसान है चीजें। तो कुल मिलाकर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट है ये 0, 0, 5√3, 1,3√3। तो कैसे निकालेंगे? 1/2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3√3 यानी कि 15√3, √3 × 1 यानी कि √3 -√3, तो कितना आ जाएगा? 14√3/2 यानी कि 7√3। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? 7√3 यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 7√3। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी भाई को? तो बहुत आसान सवाल है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसलिए समझाया कि आप कोई भी सवाल इस टाइप का उठ पटांग आ जाएगा, कोई भी फिगर बना सकते हो। आपको ट्रायंगल में प्ले करना आना चाहिए 30, 60, 90 में, और कुछ नहीं करना, आपको ईच ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। ये गोल्डन मेथड तो आप जानते ही हो फिर। ठीक, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 44। यस, अच्छा सवाल है। इन द फिगर गिवन बिलो ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। दिए गए चित्र में ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन दिखाया गया है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एंड पॉइंट O। इसके डायगोनल है ये डायगोनल FC, डायगोनल DA, डायगोनल EB, पॉइंट O पे काटते हैं। ठीक है, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल AOF। ट्रायंगल AOF का सेंट्रोइड बोला है G। क्लियर? एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ FO। L जो है तुम्हारा FO का मिड पॉइंट है। L जो है तुम्हारा FO का मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद लाइन सेगमेंट HK joins the midpoints of AB and CD। AB का मिड पॉइंट है H और CD का मिड पॉइंट है K, और AB और CD के मिड पॉइंट को मिलाया गया H और K को। फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड एरिया मार्क्ड X टू शेडेड एरिया Y। तो शेडेड एरिया X और शेडेड एरिया Y का रेशियो क्या है? बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा सवाल है, ध्यान से समझना। आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके 3 डायगोनल्स पॉइंट O पे काटते, तो ये क्या है आपका? हेक्सागन का ग्रेविटी सेंटर है। हेक्सागन का क्या है? ये ग्रेविटी सेंटर है। और ग्रेविटी सेंटर से मैं अगर हेक्सागन की साइड्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेंगे? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो यहां पे ये जो ट्रायंगल, मैं पहले एरिया एक्स पे बात कर रहा हूं, ये जो ट्रायंगल OFA है, ये जो ट्रायंगल OFA है, इसके अंदर आता है शेडेड एरिया एक्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल OFA के अंदर आता है शेडेड एरिया एक्स। ये जो है आपका ट्रायंगल COB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर आता है आपका शेडेड एरिया Y। शेडेड एरिया X और Y सेम एरिया के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं। ठीक, क्लियर है? अब हम फोकस करते हैं शेडेड एरिया X पे। जो शेडेड एरिया X इक्विलेटरल ट्रायंगल AOF के अंदर आ रहा है, तो मैं बना रहा हूं यहां पे कोने में इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये आपका AOF। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AOF का इक्विलेटरल ट्रायंगल AOF का सेंट्रोइड बोला गया है G। इसका क्या है? सेंट्रोइड G है। और लाइन OF का मिड पॉइंट बोला गया है L की। लाइन OF का मिड पॉइंट L है, और इस तरीके से मिला गया है ये आपका ट्रायंगल OLG। यही तो ट्रायंगल OLG, यही शेडेड एरिया X बोला गया। सेंट्रोइड होता क्या है? एक्चुअली सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल की तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर G सेंट्रोइड है, O वर्टेक्स से इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो मीडियन बनेगी। F वर्टेक्स है, G को इस तरीके से सेंट्रोइड से मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो मीडियन बनेगी। A वर्टेक्स है, G सेंट्रोइड इस तरीके से मिलाएंगे आगे तो ये मीडियन होगी। अल्टीमेटली ट्रायंगल की तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन से 6 ट्रायंगल बनते हैं जिनका एरिया आपस में इक्वल होता है। अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 है, ये एरिया भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। क्लियर है? समझते रहना। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल AOF का एरिया 6 यूनिट मानता हूं, 6 यूनिट, तो ये जो ट्रायंगल OLG है ये 1 यूनिट है, ये एक पार्ट एरिया कवर करता है, एक पार्ट। कह सकते हैं कि अगर पूरे ट्रायंगल AOF, इक्विलेटरल ट्रायंगल AOF का एरिया यदि मैं 6 यूनिट मानता हूं, तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल OGL ये 1/6 है, यानी कि 1 यूनिट है। कि सेंट्रोइड से मीडियन को मिलाने पे इस तरीके से 6 ट्रायंगल इक्वल एरिया के बनते हैं। सो दिस एरिया X इज नथिंग बट 1 यूनिट। ये कितना आ गया आपका? 1 यूनिट।
क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? जबकि मैंने क्या माना है, मैंने अजम्पशन ये माना है कि ट्राइंगल AOF एरिया इज 6 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? चलिए अब हम फोकस करते हैं शेडेड एरिया Y पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल BOC के अंदर आता है। नाउ समझते रहना ध्यान से, आपके सामने ये BADC है क्या? BADC एक ट्रेपेजियम है, BADC एक ट्रेपेजियम है, BADC एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज। AB का मिड पॉइंट है H, CD का मिड पॉइंट है K, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन इस तरीके से खींची गई तो ये पैरेलल होगी ना, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो ये जाके लाइन OB को यहां पे मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, लाइन OC को यहां पे जाके ये मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। क्लियर है? कोई समस्या? समझते रहना ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि ये जो आपका BADC है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम तो है, इसका मिड पॉइंट है H, इसका मिड पॉइंट है K, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो ये जो लाइन है H की ये जाके OB को मिड पॉइंट पर ही मिलेगी और OC को भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। क्यों? अगर मैं सपोज यहां से हाइट भी डाल देता हूं इस तरीके से 90-90 डिग्री पे, तो हाइट का रेशियो 1:2 हो जाएगा, तो साइड का रेशियो भी 1:2 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? आपके मिड पॉइंट्स होने चाहिए। अगर ये तुम्हारा 1:2 का रेशियो, ये 1:1 है, तो ये भी 1:1, ये भी 1:1 होगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे पिक कर लूं आपके ट्राइंगल OBC को, मैंने यहां पे बना रहा हूं आपका ये ट्राइंगल OBC, क्लियर? ट्राइंगल OBC। कोई समस्या इसमें किसी को? यहां पे एक लाइन इस तरीके से खींची गई है कि ये आपके पैरेलल लाइन है एक तो इसके, और ये मिड पॉइंट से पास करती है, मतलब दिस इक्वल टू दिस लेंथ, और ये जो है आपका इसके इक्वल, दिस इक्वल टू दिस लेंथ। ये है यहां पे सीन। अगर मैं ट्राइंगल OBC को उठा लूं तो यहां पे एक लाइन आपकी इस तरीके से खींची गई है कि ये दोनों आपस में पैरेलल तो है, ये OB का मिड पॉइंट है, ये OC का मिड पॉइंट है। क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता होगा कि अगर यहां पे साइड का रेशियो, दो ट्रायंगल सिमिलर बन गए, साइड का रेशियो 1:2 है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया रेशियो 1:4। सभी को पता है कि अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया कितना होगा? 3। नीचे वाला ये एरिया जो Y है ये कितना होना चाहिए? 3 यूनिट। कितना होना चाहिए? 3 यूनिट। क्लियर है? 1:3 का रेशियो होता है, सभी को पता है। अगर मैं मिड पॉइंट से एक लाइन खींच दूं तो ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रेपेजियम में। लेकिन ध्यान से समझना, मैंने अजम्पशन माना था कि ट्राइंगल AOF का एरिया 6 है, ट्राइंगल AOF का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट है, ट्राइंगल AOF का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट है, और ट्राइंगल BOC का एरिया भी फिर 6 स्क्वायर यूनिट ही होना चाहिए। दोनों सेम एरिया वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOF, ट्राइंगल BOC सेम एरिया वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर AOF 6 माना है तो ट्राइंगल BOC भी 6 ही होना चाहिए। लेकिन ट्राइंगल BOC एरिया 1 + 3 कितना हो रहा है? सिर्फ 4 हो रहा है। तो मुझे 4 को क्या बनाना पड़ेगा? 6। तो मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.5 से, यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 को 6 बनाने के लिए 1.5 से, यानी कि ये जो शेडेड एरिया 3 × 1.5 4.5 होना चाहिए, ये 1.5 होना चाहिए। 1.5 और 4.5 का रेशियो 1:3 ही होता है। टोटल एरिया ट्राइंगल BOC का 6 है, जिसमें ये जो एरिया Y है, जो शेडेड एरिया Y है, ये कितना है आपका? 4.5। 3 × 1.5 यानी कि 4.5 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई सभी को? तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि मुझे शेडेड एरिया X और शेडेड एरिया Y के एरिया का रेशियो चाहिए, तो शेडेड एरिया X कितना है? आपका 1 यूनिट, और यदि मैं शेडेड एरिया Y की बात करूं तो ये कितना है आपका? 4.5 स्क्वायर यूनिट। सो 1/4.5 हो गया ये, 1 / 4.5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/9। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो शेडेड एरिया X और शेडेड एरिया Y के एरिया का रेशियो कितना आएगा? 2:9, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा लॉजिकल और सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 भी बहुत प्यारा सवाल है, आपको ध्यान से समझना है। ABCDEF रेगुलर हेक्सागन दिए गए चित्र में ABCDEF रेगुलर हेक्सागन है। फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड रीजन टू हेक्सागन ABCDEF। आपसे पूछा है शेडेड रीजन और हेक्सागन ABCDEF के एरिया का रेशियो। पहली बात तो यह कि शेडेड रीजन भी आपका एक रेगुलर हेक्सागन ही है। शेडेड रीजन इज आल्सो सिमेट्रिक फिगर, 6 साइडेड सिमेट्रिक फिगर, जो कि क्या है? आपका एक रेगुलर हेक्सागन है शेडेड रीजन भी। तो मुझे शेडेड रेगुलर हेक्सागन और ओरिजिनल रेगुलर हेक्सागन ABCDEF के एरिया का रेशियो बताना है। दो तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, समझेंगे ध्यान से। अगर मैं यहां पे इसको मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? आपके शेडेड रीजन वाले, शेडेड एरिया वाले हेक्सागन का डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल। शेडेड एरिया वाले हेक्सागन का क्या हो जाएगा? डायगोनल। सपोज ये साइड मैंने √3 मान ली, ये भी ED भी कितना हो जाएगा? फिर आपका √3। अगर ये ED √3 है तो ये साइड भी कितना हो जाएगी? आपकी √3 हो जाएगी। कोई समस्या? मैंने ओरिजिनल हेक्सागन ABCDEF की साइड को कितना मान लिया? √3। तो आपके शेडेड हेक्सागन का ये डायगोनल भी कितना हो जाएगा? √3। अब इसमें ये एंगल कितने का है भाई? 120 डिग्री का ही है। हेक्सागन का प्रत्येक इंटीरियर 120, तो ये कितना हो जाएगा? 30 सो 120 30 ट्रायंगल हो गया। 120 डिग्री के सामने √3, तो 30 के सामने ये साइड 1 होनी चाहिए, ये साइड भी 1 होनी चाहिए। इसलिए मैंने √3 माना था, जिससे मुझे सुविधा रहे। अगर 120 डिग्री के सामने ये डायगोनल √3 है, तो 30 के सामने छोटू हेक्सागन की साइड 1 और छोटू हेक्सागन की साइड 1। तो मुझे पता चल गया कि आपके ओरिजिनल हेक्सागन की साइड यदि √3 है, तो ये जो शेडेड हेक्सागन है इसकी साइड कितनी है? 1। तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा ये इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होना चाहिए, यानी कि 1/3। तो शेडेड और ओरिजिनल हेक्सागन ABCDEF के एरिया का रेशियो कितना है? 1/3। क्लियर भाई? 6 × √3/4 जो फिगर आती है वो तो कट ही जानी है। शेड ओरिजिनल हेक्सागन की साइड कितनी है? √3, ये भी √3 होगा डायगोनल। तो शेडेड की साइड कितनी होगी? 1। उनकी साइड के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो। इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड था, जो कि बहुत आसान भी था। दूसरा, आप इसको सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हो। सपोज ये है आपके शेडेड जो हेक्सागन है उसका ग्रेविटी सेंटर,
यही आपके ओरिजिनल हेक्सागन ABCDEF का भी ग्रेविटी सेंटर होगा, सेंट्रोइड होगा। अगर मैं आपको यहां से इस तरीके से फिगर्स मिला दूं, ये हमने मिला दिया, कोई दिक्कत? यहां पे आपको जितने भी ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सबका एरिया इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सारे के सारे ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं, एकदम सिमेट्रिक हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं सारे के सारे ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि ABCDEF बना है कितने 18 ट्रायंगल से, 18 यूनिट एरिया स्क्वायर यूनिट, और शेडेड एरिया है आपका 6 यूनिट, तो 6/18 यानी कि 1/3। क्या जाएगा आंसर? 1/3। ये भी आपके सवाल को करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? क्लियर है बात, समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 46। देखिए बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल है। इन द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपके सामने ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है जिसकी साइड कितनी है? 1 यूनिट। इस रेगुलर हेक्सागन की जो प्रत्येक साइड है वो कितनी है? 1 यूनिट। क्लियर है? PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AF BC CD EF। P जो है साइड AF का मिड पॉइंट है, S A EF का, R CD का, Q BC का, और इस तरीके से PR को और QS को मिलाया गया और ये वाला एरिया शेडेड है और ये शेडेड एरिया की वैल्यू आपको निकालनी है। वर्बली आंसर बता सकते हो कि आंसर है बी ऑप्शन √3/4। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते रहना। पहली बात तो ये कि आपका रेगुलर हेक्सागन इज नथिंग बट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 समबाहु त्रिभुजों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? एक रेगुलर हेक्सागन होता है। यहां पे अगर ध्यान से देखूं मैं कि अगर ये तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर G है, ये क्या होगा? तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर G होगा, इस तरीके से डायगोनल के इंटरसेक्शन है, ये तुम्हारे P से R को, क्योंकि S का एकदम सिमेट्रिक फिगर है, ये तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर होगा हेक्सागन का। अगर मैं F से G को मिला दूं, ये मिला दिया मैंने FG, समझते हैं ना? अगर मैं F से G को मिला दूं, F से G को मिला दूं, तो जो शेडेड एरिया लाइन FG के ऊपर है वही शेडेड एरिया लाइन FG के नीचे है। जो शेडेड एरिया लाइन FG के ऊपर है वही शेडेड एरिया लाइन FG के नीचे है, एकदम सिमेट्रिक चीजें। अगर मैं G से E को मिला दूं, अगर मैं G से E को मिला दूं, अब समझते रहना, ये जो ट्रायंगल है GEF ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। EF का मिड पॉइंट है S, मध्य बिंदु S है, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी हाफ हो जाएगा। सभी को पता है कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से हो GFE और यहां पे आप इस तरीके से मिड पॉइंट्स को मिलाएं S को, तो ये एरिया क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। होगा कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस रीजन को हटा के यहां से, मैं इस एरिया को हटा के यहां से इक्वल दूसरी जगह प्लेस कर दूं, मतलब कहां पे? ये क्या दोनों एरिया आपके सेम नहीं है? एकदम सेम है। क्लियर? क्या शेडेड एरिया पे कोई फर्क पड़ा? बताना जरा मुझे। शेडेड एरिया एकदम सेम वही का वही रहा कि नहीं? डिट्टो। क्लियर है? सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल GEF में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो क्या रहेगा? एरिया आपका हाफ हो जाएगा। जो एरिया लाइन FG के ऊपर था वही एरिया लाइन FG के नीचे था, तो लाइन FG के नीचे जो शेडेड एरिया है वो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ, इस हाफ एरिया को मैंने यहां पे रख दिया। तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? ये शेडेड एरिया ही तो निकालना है। एंड दिस इज वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 1, क्योंकि जो रेगुलर हेक्सागन की साइड होगी वही इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी। तो फिर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4, 1 स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग, यानी कि √3/4। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्लियर? कोई समस्या? बहुत ही बढ़िया और आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और इस पे सवाल आना चाहिए। हेक्सागन और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन पे, हेक्सागन और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन पे सवाल काफी आ चुके हैं, बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें जो कुछ भी सवाल बन सकते हैं मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। क्लियर है भाई? ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। आपके सामने ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है। ABCDEF एक समबाहु त्रिभुज, समषटभुज है। ए स्क्वायर PQRS ऑफ मैक्सिमम एरिया इज इंस्क्राइब्ड इन इट। इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का बना हुआ है एक स्क्वायर, एक वर्ग। इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का एक स्क्वायर, एक वर्ग बना हुआ है। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ हेक्सागन। तो स्क्वायर के एरिया का हेक्सागन के एरिया के साथ क्या रेशियो है? स्क्वायर के एरिया का हेक्सागन के एरिया के साथ क्या रेशियो है? बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है हेक्सागन के अंदर, ये मैक्सिमम एरिया का है, अधिकतम क्षेत्रफल का। तो जाहिर सी बात है कि आपके पॉइंट PQRS से आपके मिड पॉइंट्स नहीं है साइड के, गलती मत करने ना, ये साइड के मिड पॉइंट्स नहीं है। चलिए अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि मैंने हेक्सागन की इस साइड को सपोज मान लिया कि हेक्सागन की साइड आपकी स्मॉल a है। हेक्सागन की कंप्लीट साइड ये क्या मान ली मैंने? हेक्सागन की कंप्लीट साइड ये आपकी स्मॉल a है। और स्क्वायर की ये साइड को मैंने मान लिया कि स्क्वायर की ये साइड आपकी d है। स्क्वायर की ये साइड कितनी आपकी d? हेक्सागन की साइड को मैंने मान लिया स्मॉल a, स्क्वायर की साइड क्या है आपकी d। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर और हेक्सागन की साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए P आपका बिल्कुल भी मिड पॉइंट नहीं है, तो मैंने ये मान लिया कि F से P को ये जो छोटू डिस्टेंस है आपकी B है, और P से A को ये आपकी छोटू डिस्टेंस जो है ये आपकी C है, ये आपकी C है। क्लियर है? समझते रहना। ये मैंने F से P तक B मान लिया, P से A तक C मान लिया, कोई समस्या इसमें? स्क्वायर की साइड D और हेक्सागन की साइड A, FPP हो गया, PA C हो गया। तो A से लेके F तक ये भी तो हेक्सागन की साइड है, A से लेके F तक ये भी तो हेक्सागन की साइड है, जो कि है कितना? B प्लस C। और हेक्सागन की साइड आपकी ये भी है EF, यानी कि B प्लस C किसके बराबर होना चाहिए? आपका A के बराबर होना चाहिए। B प्लस C की जो लेंथ होगी वो A के इक्वल होगी। क्लियर भाई?
चलिए अब समझते रहना कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं ना। अगर मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो दिस एंगल 90 डिग्री का जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का जाएगा। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस आएगी 90 डिग्री के पैरेलल, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस भी आपकी स्मॉल ए हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी स्मॉल ए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी स्मॉल ए। 90 डिग्री के सामने ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, मैं मार्क कर रहा हूं पॉइंट्स को ग्रीन पॉइंट से, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, तो ये है स्मॉल ए, ये भी यहां से यहां तक स्मॉल ए हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? चलिए ना अब समझते रहे ना, ये 90 है। अगर हम यहां पे इसको इस तरीके से यहां पे आगे हम इसको भी बढ़ा दें, यहां पे हम बढ़ा सकते हैं, हम इसको इवन यहां पे भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये 90 है, ये कितने का एंगल है भाई, ये आपका 120 डिग्री का एंगल है, दिस इज 120। तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल आपका 30 का होगा, एंड दिस एंगल ये भी आपका 30 का होगा। 120 30 30 ट्रायंगल, 120 30 30 ट्रायंगल समझते रहना, बहुत ही अच्छी बात है। ये स्क्वायर की साइड डी माना कि ये ए है, मैंने पैरेलल परपेंडिकुलर डाला 90 90, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी ए, ये 120 है 30 30। 90 के सामने बी, कॉर्नर में एक छोटू ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, कोने में छोटा सा है, बहुत छोटू सा, इस तरीके से। ये 90 है, ये बी है, ये एंगल 30 है। ये जो छोटू ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, एफपी, ये हाइपोटेनस आपका है, ये एफपी है। क्लियर है? तो 90 के सामने बी है, तो 30 के सामने मुझे बताना क्या ये डिस्टेंस b/2 नहीं होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी, b/2। तो ये जो छोटू डिस्टेंस है आपकी, ये जो छोटू डिस्टेंस है b/2 है। क्या है, b/2। इसी तरीके से यहां नीचे ये छोटू डिस्टेंस, ये भी b/2 है, ये भी b/2 है। नीचे ये जो छोटू डिस्टेंस है, ये भी कितनी, ये भी आपकी b/2 है। क्लियर है? समझते रहना, b/2 सेम टू सेम है, सेम टू सेम। 90 के सामने b, 30 के सामने b/2। अगर स्क्वायर की कंप्लीट साइड अगर मैं d की बात करूं, तो स्क्वायर की कंप्लीट साइड d कितना हो गया, ये b/2, ये a और ये नीचे b/2, यानी कि a प्लस b/2 प्लस b/2, यानी कि a प्लस b। तो d बराबर किसके आ गया भाई, a प्लस b के। ये दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये b/2, ये b/2 b हो गया, और ये तुम्हारा स्मॉल a, तो d बराबर किसके आ गया, a प्लस b के। क्लियर? कोई समस्या इसमें? चलिए अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना ना। ये आपका 120 डिग्री का एंगल है, ये आपकी स्क्वायर की साइड कितना है, d। तो ये c है, ये a से क्यों तक, ये भी आपका c है। तो ये 120, ये भी 30, ये भी 30, तो 120 30 के सामने ये साइड कितनी होगी आपकी, c√3। कितनी होगी, c√3। आपको एक ट्रायंगल इस तरीके से कॉर्नर में ऊपर दिखाई देगा, APQ, इसमें ये साइड c है, ये साइड c है, ये 120 डिग्री का एंगल है। सो क्या ये PQ जो है ये आपका c√3 नहीं होगा? PQ अगर c√3 है, PQ क्या, स्क्वायर की साइड ही तो है। PQ अगर c√3 है, PQ कितना निकाल लिया मैंने, c√3, यानी कि स्क्वायर की साइड d की जो वैल्यू है वो कितनी निकाल ली मैंने, c√3। स्क्वायर की साइड d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, c√3। क्लियर? कोई समस्या? d का मतलब क्या है आपका a प्लस बी, d का मतलब क्या आपका a प्लस बी, और c का मतलब क्या है आपका a माइनस बी इंटू √3। एक्चुअली मैं यहां पे निकालने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे b से a का रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूं, b/a, b/a। देखिए, तो d की जगह हमने क्या रख दिया आपका a प्लस बी, c की जगह रख दिया हमने a माइनस बी। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बटे a माइनस बी कितना है आपका, √3/1। a प्लस बी बटे a माइनस बी कितना है आपका, √3/1। दोनों ऊपर नीचे कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं, तो 2a बटे 2b कितना आ जाएगा भाई आपका, √3+1 बटे √3-1। √3+1 बटे √3-1। अगर हम ऊपर नीचे कंपेंडो डिविडेंडो लगा दें, तो 2a/2b कितना आ जाएगा आपका, √3+1 बटे √3-1। 2 से 2 कट जाएगा, √3+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। सो a/b कितना आ गया आपका, 2 + √3। अब देखिए ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं उधर लिख रहा हूं कोने में, उधर लिख रहा हूं मैं कोने में, ये वाले जितने भी मैंने रफ किए हैं, समझते रहेंगे सभी लोग। साइड d की वैल्यू कितनी है, a + b। यहां पे ये जो है आपका d कितना है आपका, c√3, और आपका साइड a की वैल्यू कितनी थी, b+। ये तीन रिजल्ट थे जो मैंने हेक्सागन से लिखे थे। मैंने यहां से ड्राइव कर लिया कि a बटा b की वैल्यू कितनी है, 2/√3। सो a/b कितना है आपका, 2 + √3, सॉरी 2 + √3। जो मुझे इंटरेस्ट है वो है b/a में, तो b/a की वैल्यू कितनी होगी, 2 - √3। केवल पेपर में इतना भी सवाल पूछा जा सकता है कि बेटा b/a की वैल्यू बताओ। सो b/a की वैल्यू हमेशा होगी आपकी 2 - √3। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। b/a कितना है आपका, 2 - √3। याद रखना, b ये डिस्टेंस है, b मतलब ये छोटू और a मतलब हेक्सागन की साइड। b/a कितना है आपका, 2 - √3। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। b/a कितना आ गया आपका, b/a बराबर 2 - √3। क्लियर है? चलिए नाउ हमको चाहिए अब d/a, हमको d/a भी निकालना है। क्यों? d मतलब स्क्वायर की साइड और a मतलब हेक्सागन की साइड। तो दो रिजल्ट पूछे जा सकते हैं, b/a और d/a, d स्क्वायर की साइड, a हेक्सागन की साइड। अब मेरा टारगेट है d/a निकालना। देखिए ध्यान से, d बराबर है क्या आपका, a + b। b क्या, b का मतलब क्या है, b का मतलब कुछ नहीं है, 2 - √3 इंटू a है। b का मतलब कुछ नहीं है, 2 - √3 इंटू a। यहां से d की वैल्यू मैं क्या निकालूंगा, a कॉमन, यानी कि 3 - √3 इंटू a। भाई d बराबर क्या, a + b। b की जगह क्या रख दिया मैंने, 2 - √3 इंटू a कॉमन ले लिया, तो 3 - √3। सो यहां से मुझे पता चल गया कि d/a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - √3। तो यानी कि सिर्फ पेपर में यह अच्छा सवाल बन सकता है कि स्क्वायर की साइड और हेक्सागन की साइड का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 3 - √3 होगा। d/a कितना जाएगा आपका, 3 - √3 जाएगा।
क्लियर है? 3 माइनस रूट 3 होगा डी बाई ए, 3 माइनस रूट 3। ये दो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। कहां से रिजल्ट आया सिंपली मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है भाई। चलिए, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड आगे लेवल तक का सवाल बना दिया है यहां पे कि आपसे पूछा स्क्वायर के एरिया और हेक्सागन के एरिया का रेशियो, इन दोनों के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है। स्क्वायर के एरिया और हेक्सागन के एरिया का रेशियो, सिंपल सी बात। अगर स्क्वायर की साइड देखो 3 माइनस रूट 3 तो हेक्सागन की साइड कितनी है 1। आप देख सकते हैं यहां पे यदि स्क्वायर की साइड 3 माइनस रूट 3 है तो हेक्सागन की साइड कितनी है 1। क्लियर है? तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? भुजा का वर्ग यानी कि 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। हेक्सागन की साइड यदि 1 है तो हेक्सागन का एरिया 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर यानी कि 6 इंटू रूट 3/4। सिंपल सी बात है, कोई समस्या इसमें किसी को? इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3 12 माइनस 6 रूट 3, 12 माइनस 6 रूट 3, और ये आपका 4 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे 6 रूट 3। बोलिए सही बात है? सही बात है, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 चौक 48 माइनस 24 रूट 3, ये हो जाएगा ऊपर 48 माइनस 24 रूट 3। 6 रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए नीचे, तो यहां पे देखिए इसके बटे में 6 रूट 3 लिख देता हूं, इसके बटे में 6 रूट 3 लिख देता हूं। सिंपल सी बात है, 6 रूट 3 दोनों के बटे में। देखिए 6 से 48 कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। 6 रूट 3 से 24 रूट 3 कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। सो क्या आ गया रेशियो? 8 बाई रूट 3, और ये कितना आपका माइनस का 4। 8 बाई रूट 3 माइनस 4, तो ये होगा आपके स्क्वायर के एरिया और हेक्सागन के एरिया का रेशियो, ए ऑप्शन। 8 बाई रूट 3 माइनस 4, सिंपल सी कैलकुलेशन थी और बहुत आसान भी था। 8 बाई रूट 3 माइनस 4, तो ये एक सवाल में से इतने सारे सवाल आपके बन सकते हैं। ये तीनों चीजें आप आसानी से लिख सकते थे हेक्सागन स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से। बी बाई ए पूछ सकता है, डी बाई ए पूछ सकता है, इनके स्क्वायर के इनके एरिया का रेशियो पूछ सकता है। क्लियर है भाई? किसी को कोई समस्या? बहुत बड़े सवाल था। जो भी मैं चीजें आपको लिखा रहा हूं एकदम सत्य बच्चा ने कॉपी में नोट करते रहे, ठीक है। चलिए, नोट्स प्रॉपर बना के रखें और एग्जाम टाइम में रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट सवाल, साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एकदम आसान सवाल है, प्री लेवल का। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यदि किसी ऑक्टागन की साइड ए हो, सम अष्टभुज की साइड ए हो, किसी रेगुलर ऑक्टागन की, यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन की साइड ए हो, तो उस ऑक्टागन का जो एरिया होगा रेगुलर ऑक्टागन का, वो कितना होगा? 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 ए स्क्वायर। 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 ए स्क्वायर। तो यहां पे ऑक्टागन की साइड कितनी बोलिए? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16। 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32 रूट 2 प्लस 32, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर भाई? कोई समस्या? नेक्स्ट सवाल नंबर 49। ओके, सवाल नंबर 49 इज लिटिल बिट डेंजरस। आपकी एनके सिन्हा वाली बुक में सवाल दे रखा है और बहुत ही खतरनाक सवाल है, ध्यान से समझना। आगे सवाल जो 3-4 बहुत हाई लेवल के हैं, ध्यान। ओके, एन ऑक्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। देखो पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, सवाल बहुत खतरनाक है। एनके सिन्हा का क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का सवाल है। मैं 45 सवाल करा चुका हूं मींस लेवल के, ठीक। एन ऑक्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, वन सेट ऑफ अल्टरनेट वर्टिसेस फॉर्म से स्क्वायर। सो उस ऑक्टागन की जो अल्टरनेट वर्टिसेस हैं उनका सेट बनाता है एक स्क्वायर जिसका एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अदर सेट बनाता है एक रेक्टेंगल, एक आयत जिसका एरिया है 4 यूनिट। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ऑक्टागन? ऑक्टागन का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना होगा, ये निकालना है आपको। आपके पास एक ऑक्टागन है जो कि रेगुलर ऑक्टागन बिल्कुल भी नहीं है, वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। उसके अल्टरनेट वर्टिसेस बनाते हैं एक स्क्वायर जिसका एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट। अदर सेट बनाते हैं एक रेक्टेंगल जिसका एरिया 4 यूनिट। तो उस ऑक्टागन का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका डायग्राम क्या है, फिगर का डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए, खूब बड़ा सा बनाऊंगा आपके सामने तबियत के साथ। आपके सामने है ये इस तरीके से एक सर्कल, ये दिख रहा है सभी को, एक वृत्त। अब इस सर्कल के अंदर हमको ऑक्टागन बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। और ध्यान से सुनना, ऑक्टागन का मैक्सिमम एरिया आपको निकालना है। तो ऑक्टागन का मैक्सिमम एरिया तभी निकलेगा जब स्क्वायर और रेक्टेंगल भी मैक्सिमम एरिया के हों। अच्छा, समझते हैं। अगर मैं सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाना है तो सर्कल के अंदर स्क्वायर बस एक ही तरीके से बन सकता है, बड़ी इज्जत के साथ, वो है इस तरीके से। इस तरीके से सर्कल के अंदर स्क्वायर ये आपका बस एक ही तरीके से बन सकता है, ये इस तरीके से। मैं स्क्वायर का नाम दे रहा हूं ABCD। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है? 5 स्क्वायर यूनिट। अब इसके अंदर बनाना है एक रेक्टेंगल जिसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। तो मैं यहां पे देखिए ये बना रहा हूं आपका एक रेक्टेंगल। समझते रहना, बहुत ही खतरनाक सवाल है। यही है क्या? सही बन गया है, ठीक है। ये बन चुका है आपका एक रेक्टेंगल जो कि थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसको मैं फिर से ठीक कर रहा हूं। थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये सर्कल मिट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब यहां पे हमने बनाना है एक रेक्टेंगल जो कि रेक्टेंगल आपका सही बन के नहीं दे रहा है हमसे। चलिए, ये मान लीजिए कि ये आपका बन गया है एक रेक्टेंगल। कोई समस्या इसमें? इस रेक्टेंगल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये है आपका एक स्क्वायर और इसके अंदर बना है आपका ये एक रेक्टेंगल। ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का भी मैं नाम दे रहा हूं, नाम है इस रेक्टेंगल का PQRS। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी भाई को?
अब देखिए ये स्क्वायर का एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर मतलब 5, और रेक्टेंगल का एरिया है 4। और अगर मैं इनके इस तरीके से अल्टरनेट वर्टिस को इस तरीके से मिलाता चला जाऊं तो क्या आपका एक ऑक्टागन नहीं बन जाएगा? क्या आपका एक ऑक्टागन नहीं बन जाएगा? मुझे बताना जरा इस तरीके से बताइए। इस तरीके से आप मिला दोगे तो क्या ऑक्टागन नहीं बन जाएगा? इसके अगर आप देखोगे तो 4 अल्टरनेट वर्टिसेस पे है आपका स्क्वायर ABCD और रिमेनिंग 4 अल्टरनेट वर्टिसेस पे है आपका रेक्टेंगल PQRS। तो ये बन गया आपका ऑक्टागन। आपको निकालना है इस ऑक्टागन का एरिया। स्क्वायर का एरिया है 5 और रेक्टेंगल का एरिया है 4। इस तरीके से कहानी है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सवाल है। अब ये फिगर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बनेगा कैसे। सर्कल के अंदर यदि मुझे स्क्वायर बनाना है तो बिना सोचे समझे स्क्वायर एक ही तरीके से बन सकता है, वो मैंने ऐसे बना दिया। रेक्टेंगल को मैंने ऐसे बनाया क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया आपको कितना रखना है? 4 स्क्वायर यूनिट रखना है इस तरीके से। और उनके कोई क्वेश्चन में बोला गया कि अल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के बना स्क्वायर तो ऐसे बनेगा, फिर अदर अल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के बना आपका रेक्टेंगल, तो केवल यही पॉसिबल केस होगा। चलिए अब क्या किया कि मैंने रेक्टेंगल की लंबाई को मान लिया L और रेक्टेंगल की चौड़ाई को मान लिया B। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है L गुणा B बराबर 4। रेक्टेंगल की लंबाई को मान लिया मैंने L, रेक्टेंगल की चौड़ाई को मान लिया मैंने B। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको 4 दे रखा है तो L इंटू B बराबर 4। समझते ना? स्क्वायर का एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5। अगर स्क्वायर का एरिया 5 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? √5। अगर स्क्वायर ABCD का एरिया 5 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? √5। अगर स्क्वायर की साइड √5 है तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? √10। तो ये होगा आपका स्क्वायर का डायगोनल यानी कि स्क्वायर का विकर्ण √10 भुजा का √2 टाइम्स। तो ये होगा आपके स्क्वायर का डायगोनल यानी कि √10। समझते हैं ना? स्क्वायर का डायगोनल कितना है? √10। अब आपके पास एक सर्कल के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर का डायगोनल है √10। तो क्या स्क्वायर का डायगोनल ही सर्कल का डायमीटर नहीं होगा? इस स्क्वायर का डायगोनल ही सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास होगा। इस स्क्वायर का डायगोनल ही सर्कल का व्यास होगा यानी कि सर्कल का डायमीटर भी कितना है? आपका √10 है। सर्कल का डायमीटर भी, व्यास भी कितना है? √10 है, √10। क्लियर है भाई? समझते हैं ना? अब दूसरी खतरनाक बात और समझेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी बोला है कि आप कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका एरिया 4 है, वो तो ठीक है। मैंने आपको एक बात और भी बता रखी कि सपोज आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर मैं यदि एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाता हूं तो इस रेक्टेंगल का डायगोनल ही क्या होता है? इस रेक्टेंगल का डायगोनल ही सर्कल का डायमीटर होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेक्टेंगल का विकर्ण भी सर्कल के डायमीटर यानी कि √10 के बराबर होगा। मैं कह सकता हूं कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, जो विकर्ण वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा यानी कि √10 ही होगा। रेक्टेंगल की लंबाई मैंने मान रखी है L, रेक्टेंगल की चौड़ाई मैंने मान रखी है B। सो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? डायगोनल का स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर यानी कि 10। ये आपकी आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 10। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। समझते रहना, ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी सभी लोगों को। क्लियर है? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इस क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आया है? डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर इज्जत के साथ डाला, फिर हमने रेक्टेंगल इस तरीके से तिरछा करके रखा क्योंकि अल्टरनेट वर्टिसेस पे आपको स्क्वायर बनाने थे और अल्टरनेट वर्टिसेस पे क्या मिला के आपको? रेक्टेंगल बनाना था। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए अब समझते रहना यहां पे ध्यान से। उन सबको मिला के आपका ऑक्टागन बन गया। अब मुझे ये जो ऑक्टागन है इसका एरिया मिलेगा कैसे? सुनते हैं ना? अगर मैं रेक्टेंगल PQRS के एरिया में से, अगर सुनिए, अगर मैं रेक्टेंगल PQRS के एरिया में ऐड कर दूं 4 ट्राइंगल का एरिया, एक ट्राइंगल आपका ये रहा ट्राइंगल APQ, उसके सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये रहा ट्राइंगल CSR नीचे। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया में ऐड कर दूं ट्राइंगल APQ और ये नीचे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रहा CRS, प्लस रेक्टेंगल के एरिया में ऐड कर दूं यदि मैं कौन सा ट्राइंगल आपका ये रहा ट्राइंगल QBR, ट्राइंगल QBR और उससे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये रहा नीचे ट्राइंगल PDS, इन सभी का एरिया ऐड कर दूं, चाहे तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख भी सकता हूं रेक्टेंगल PQRS प्लस ट्राइंगल APQ एरिया प्लस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CRS एरिया प्लस ट्राइंगल कौन सा आपका ये है क्या आपका QBR एरिया, ट्राइंगल QBR एरिया प्लस ट्राइंगल कौन सा ये रहा नीचे SPD एरिया, ट्राइंगल SPD एरिया। इन सभी ट्राइंगल्स के यदि मैं एरिया को जोड़ दूं तो मेरे ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये दोनों जो ट्राइंगल है एकदम कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि अल्टरनेट साइड क्या है? ये इक्वल दे रखी है ना, इक्वल है। अल्टरनेट साइड्स क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी, तभी इसका रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे इस तरीके से ये मिला दूं, ये तुम्हारा रेक्टेंगल का, अगर मैं यहां पे ये लाइन A से C वर्टेक्स को मिला दूं, A से C वर्टेक्स को यदि मैं इस तरीके से मिला दूं, मैंने मिला दिया A से C को यदि हम इस तरीके से मिला देते हैं, समझते हैं ना? A से C को मैंने मिलाया, सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की? ये डिस्टेंस, ये तो रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर यानी कि L, ये तो रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर है यानी कि स्मॉल l, प्लस अगर इस ट्रायंगल की छोटू हाइट स्मॉल h है, अगर इस ट्रायंगल की ये छोटू हाइट स्मॉल h है, इस ट्रायंगल की भी छोटू हाइट स्मॉल h है, तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं L+2h, इस ट्रायंगल की हाइट है भाई आपकी स्मॉल h मान ली, छोटू ट्रायंगल की हाइट मैंने h मान ली।
ली, दोनों की हाइट स्मॉल एच होगी, इक्वल इक्वल। सो L प्लस 2H क्या हो गया आपका पूरे सर्कल का ये डायमीटर हो गया, और पूरे सर्कल का डायमीटर यानी कि √10। सो L प्लस 2H बराबर √10 हो गया। ऐसा एकदम मिड से पास करेगा ना, मिडिल से। सो L प्लस 2H कितना हो गया, ये रेक्टेंगल की लंबाई है, ये H प्लस H2H। तो L प्लस 2H किसके इक्वल आ गया आपका √10 के। ये आपकी इक्वेशन नेक्स्ट आ गई, सिंपल सी बात ना। अगर मैं यहां पे मिला दूं पॉइंट बी से डी को, मैंने इस तरीके से मिला दिया बी से डी को, क्लियर है, समझते रहना बी से डी को। सपोज क्या सपोज करेंगे, सपोज हमने ये मान लिया कि इस ट्रायंगल की ये हाइट जो है भाई, ये है आपकी हाइट एच डैश, इस ट्रायंगल एस पी डी की हाइट जो एच डैश है, इस ट्रायंगल की ये जो हाइट है ये भी एच डैश है, ये हाइट ये भी एच डैश है। दोनों ट्रायंगल की हाइट मैंने कितनी मान ली, इस ट्रायंगल की ये हाइट ये एच डैश है, इस ट्रायंगल की ये हाइट ये भी एच डैश है, और ये क्या है रेक्टेंगल की चौड़ाई यानी कि बी, ये क्या रेक्टेंगल की चौड़ाई यानी कि बी। तो अगर मैं इस पूरी लेंथ को जोड़ दूं तो कितना आएगा बी प्लस 2H डैश, और हो कितना जाएगा, सर्कल का पूरा डायमीटर यानी कि √10। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन होगी। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है भाई, चलिए समझते रहेंगे। तो यहां पे मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं, आपने छाप लिया होगा यहां से, ठीक है। इस चीज को मैं पे शॉर्ट में लिख रहा हूं कि L प्लस 2H बराबर भी कितना है √10, और आपका B प्लस 2H डैश भी मैंने कितना निकाला है √10। ठीक है भाई, चल समझते रहेंगे। दूसरी बात, अब मुझे निकालना रेगुलर ऑक्टागन का एरिया, तो जो चीज मैंने बोली मैं वही करूंगा। रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया जो कि कितना है 4, प्लस दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल का एरिया ऐड करना है। यदि मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, तो इसका बेस कितना है b और हाइट कितनी है h। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 b इंटू हाइट h। इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो बेस है b, हाइट कितनी है h यहां से मैं लिख सकता हूं कितना है √10 माइनस L/2। ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा, इस ट्रायंगल का। लेकिन ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा जो यहां पे है, मैं इसको शेडेड कर दे रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन सेम टू सेम ट्रायंगल भाई नीचे भी तो है, तो मुझे ऐसे दो ट्रायंगल का एरिया ऐड करना था। सो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको 2। क्लियर है भाई, कोई समस्या इसमें? प्लस अब मुझे चाहिए आपका कौन से ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल के बेस की बात करूं तो बेस क्या है तुम्हारे ट्रायंगल की लंबाई के बराबर L, और हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, ये h डैश। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ये h डैश। ये ट्रायंगल हाइट h डैश है, बेस क्या है तुम्हारा L। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस L, और उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट h डैश। h डैश देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं √10 माइनस b/2। ये हो जाएगा आपके इस ट्रायंगल का एरिया। लेकिन ऐसे आपके भाई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये ऊपर भी तो है, ऐसे दो है। सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, बस, और क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, चलिए समझते रहना है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। सो हो जाएगा 4 प्लस, देखिए बटे 2 अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है, बटे 2 जाएगा, b √10 L √10, तो यहां से √10 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका L प्लस b, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका L प्लस b, माइनस का bl तो माइनस का 2bl, यही बचेगा माइनस का 2bl। मल्टीप्लाई करेंगे तो b √10 L √10, तो √10 कॉमन, ब्रैकेट में L प्लस b, माइनस का bl तो माइनस का 2bl। क्लियर है, चलिए अब bl यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा आपको 4, तो 2bl कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8। क्लियर है भाई, अच्छा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए 4 से -8 होते, 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या √10/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका L प्लस b, √10/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका L प्लस b, देखिए प्लस 4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, √10/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका L प्लस b, ब्रैकेट में कितना बचेगा आपका L प्लस b। क्लियर, अब ये L प्लस b कहां से आया, ये तो बहुत ही आसान है, आप यहां से निकाल सकते हो। अगर L गुणा b 4 है, L इसका प्लस b स्क्वायर, जैसे सभी को पता है कि L प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, L प्लस b का होल स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 12b, L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 10, 12b मतलब 2 चौक 8 यानी कि 18। तो L प्लस b का होल स्क्वायर 18 है। अगर L प्लस b का होल स्क्वायर 18 है तो मुझे बताना कि क्या L प्लस b का ये जो अंडर रूट होगा, अगर L प्लस b का होल स्क्वायर 18 है तो L प्लस b का अंडर रूट कितना आ जाएगा, फिर 3√2 कितना आ जाएगा आपका 3√2। क्लियर है, ठीक है भाई। देखिए 3√10 इंटू √2 कितना हो जाएगा √20, वहां से 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3√5। ये आपका करेक्ट आंसर है। पूरे ऑक्टागन के एरिया का कितना होगा, पूरे ऑक्टागन का एरिया 3√5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, किसी भाई को? बहुत ही आसान और बढ़िया और लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 50, ध्यान से समझना है आपको। ABCDEFGH रेगुलर ऑक्टागन, आपके सामने एक सम अष्टभुज बनाया गया है, रेगुलर ऑक्टागन। तो आपसे पूछा है डायगोनल AC, डायगोनल HC और डायगोनल GC की लेंथ का रेशियो। AC रेगुलर ऑक्टागन का सबसे शॉर्टेस्ट डायगोनल है, HC मिडिल लेंथ है, और GC क्या है आपका रेगुलर ऑक्टागन का सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल है। उनकी लेंथ का रेशियो पूछा है। तो ये जो लेंथ के रेशियो वाला सवाल है मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपसे सिंपल सी चीज समझाता हूं कि अगर पेपर में रेगुलर ऑक्टागन पे सवाल आ गया और सपोज आपसे क्वेश्चन में रेगुलर ऑक्टागन की साइड दे दी, कुछ स्मॉल a, साइड 2 4 5 6 कुछ भी दे सकता है, और आपसे बोल दिया कि बताइए रेगुलर ऑक्टागन की साइड क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे वो मुझे आपको, रेगुलर ऑक्टागन के डायगोनल कितने होंगे कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। रेगुलर ऑक्टागन की डायगोनल की लेंथ कैसे निकालोगे आप।
सभी को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है कि स्क्वायर के 4 कोनों से ये डिलीट करके बनता है। स्क्वायर से 4 कॉर्नर से कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल डिलीट करके बनता है रेगुलर ऑक्टागन। तो इस तरीके से कंप्लीट करके मैं बना सकता हूं स्क्वायर। अगर रेगुलर ऑक्टागन की साइड ए दिए है, रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल 45, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45, 90 के सामने ए है तो 45 डिग्री के सामने ये साइड कितनी a√2 और ये साइड भी कितनी हो जाएगी आपकी a/√2, a/√2। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ये a√2, ये a/√2, ये भी कितना हो जाएगा आपका a/√2, a/√2। क्लियर? तो अगर मुझे डायगोनल एचसी की लेंथ निकालने के लिए बोल दिया गया कि डायगोनल एचसी की लेंथ बताओ, तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे। ये देखिए, ये ए है ना, ये ए है, ये 45 है, 45 है, तो ये भी a/√2 ही होगा। ठीक है भाई, 90 के सामने तो 45 के सामने /√2। सो ये जो डायगोनल एचसी कितना हो जाएगा a/√2 प्लस a/√2। तो आसानी से निकाल सकते थे a प्लस a/√2 प्लस a/√2। क्लियर है? कोई समस्या? यानी कि a प्लस √2a, a प्लस √2a भाई 2/√2 यानी कि √2 हो गया। तो डायगोनल एचसी की लेंथ इस तरीके से आसानी से निकाल सकते थे अगर आपसे पूछी जाती a प्लस √2a। क्लियर है? चलिए, अगर आपसे ये पूछा था कि डायगोनल जीसी की लेंथ बताओ भाई, जीसी की लेंथ बताओ, तो ये एंगल फिर से मुझे पता है कि एंगल 90 डिग्री का है। मुझे ये डायगोनल पता है, ये आपका a प्लस √2a है। क्या डायगोनल a प्लस √2 है? मुझे पता है रेगुलर ऑक्टागन की ये साइड कितनी स्मॉल है, ये डायगोनल a प्लस √2 है, ये साइड स्मॉल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं ये डायगोनल जीसी की लेंथ नहीं बता सकता? तो जीसी की लेंथ हो जाती √a प्लस √2a का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। यहां से आप डायगोनल जीसी की लेंथ निकाल लेते, बहुत आसान था। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? ठीक है भाई, चलिए, अगर आपसे पूछा होता कि डायगोनल एसी की लेंथ बताइए कि डायगोनल एसी की लेंथ क्या है, जो विकर्ण एसी है, डायगोनल एसी है, डायगोनल एसी की लेंथ अगर आपसे निकालने के लिए कहा होता, तो ये कितना है, ये लेंथ यहां से यहां तक समझते रहे ना, दिस लेंथ कितना है, a प्लस a/√2। सो ये है आपका a प्लस a/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितना है, a/√2 यानी कि a/√2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आप एसी की लेंथ ऐसे निकाल लेते, ओके। ये एंगल आपका 90 डिग्री का, यहां पे ये क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये a प्लस a/√2, ये a/√2, यहां से आप एसी की लेंथ निकाल लेते। तो इस तरीके से आपको यदि रेगुलर ऑक्टागन की साइड कुछ भी दी हुई होती, आप तीनों डायगोनल निकाल सकते हो आसानी से। बट यहां पे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा, यहां से पूछा तीनों डायगोनल की लेंथ का रेशियो बताइए। सवाल मैंने खुद बनाया है, मैं सोच रहा था ऐसे ही कि एक ही सवाल में सारी चीजें कवर हो जाए, तो ये बना सवाल आएगा तो कंप्लीट नहीं आएगा, पार्ट्स में आएगा। करना कैसे, सिंपल सा वही तरीका। अगर मैं रेगुलर ऑक्टागन को इस तरीके से क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं, तो ये बनना क्या है भाई, ये एक स्क्वायर, ये एक वर्ग बन जाएगा। ये एक स्क्वायर यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। क्लियर है? ये एक स्क्वायर बन जाएगा। दूसरी सिंपल सी बात कि यहां पे मैंने आपको एक चीज और बता रखी है कि किसी भी रेगुलर ऑक्टागन के शॉर्टेस्ट डायगोनल यानी कि एसी, डायगोनल एसी शॉर्टेस्ट है, जो एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को मिलाने से बना है एसी, और लॉन्गेस्ट डायगोनल जीसी, और लॉन्गेस्ट डायगोनल जीसी, लॉन्गेस्ट डायगोनल जीसी ऐसा होता है जो ऑक्टागन को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। इनकी लेंथ का रेशियो हमेशा 1:√2 होता है। एसी से जीसी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:√2, 1:√2। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है अगर मुझे ये पता है। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या करता हूं कि रेगुलर ऑक्टागन की साइड को मैं मान लेता हूं √2। रेगुलर ऑक्टागन की साइड को मैं मान लेता हूं √2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फायदा होगा कि मुझे हर बार आप देख रहे थे बाई रूट टू करना पड़ रहा था। तो अगर मैं साइड को ऑलरेडी √2 मान के चलूंगा तो बाई√2 करने में मुझे सुविधा रहेगी, क्योंकि √2/√2 कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने ये मान लिया कि भाई रेगुलर ऑक्टागन की साइड कितनी है, √2। तो रेगुलर ऑक्टागन की साइड बीसी भी कितनी होगी, √2। ये एंगल 45 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो 90 के सामने √2 है, तो 45 के सामने ये डिस्टेंस 1 होगी। और ये डिस्टेंस भी आपकी 1 होगी। क्लियर है? सो अगर मैं डायगोनल एसी की बात करूं तो डायगोनल एसी की जो लेंथ आ जाएगी इज्जत के साथ कितनी होगी आपकी, ये √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगी डायगोनल एसी की लेंथ, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है भाई? समझेंगे? तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 प्लस 2 √2।
3 प्लस 2 रूट 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो डायगोनल AC कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2 का अंडर रूट, 4 प्लस 2 रूट 2 का अंडर रूट। क्लियर है, कोई समस्या? तो ये मैं हटा रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं कोने में कि मैंने डायगोनल AC को कितना कैलकुलेट कर लिया भाई, 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल अंडर रूट। क्लियर है, चलिए अब हम डायगोनल HC की बात करते हैं। डायगोनल HC की लेंथ निकालना आसान होता है, क्योंकि अगर मैं यहां से इस तरीके से डाल दूंगा परपेंडिकुलर, तो ये रूट 2, तो भाई ये भी कितना आ जाएगा आपका रूट 2 आ जाएगा। अगर ये 1 है तो ये भी कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अगर ये आपका रूट 2 है, ये साइड रूट 2 है रेगुलर ऑक्टागन की, तो ये साइड भी 1 होगी, ये साइड भी 1 होगी, ये साइड भी 1 होगी, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो डायगोनल HC की जो लेंथ होगी, डायगोनल HC की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस रूट 2। तो डायगोनल HC की जो लेंथ होगी वो 2 प्लस रूट 2 होगी। क्लियर, कोई समस्या? अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, सुनिए, मुझे चाहिए AC से HC की लेंथ का रेशियो, AC से HC की लेंथ का रेशियो। सो AC की लेंथ कितनी है अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2, HC की लेंथ कितनी है 2 प्लस रूट 2। ये सिंपल सी बात है। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, डायगोनल AC और डायगोनल HC की लेंथ का रेशियो। क्लियर भाई, चलिए अगर मैं इससे यहां पे 4 प्लस 2 रूट 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1:2 प्लस रूट 2 बटे अंडर रूट 4 रूट 2। ये डायगोनल AC और डायगोनल HC की लेंथ का रेशियो आ गया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने 4 प्लस 2 रूट 2 से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, 2 प्लस रूट 2 बटे अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2 हो गया। यही बात है, सिंपल सी बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डायगोनल AC और डायगोनल कौन सा है आपका HC की लेंथ का रेशियो जो ये है 1:2 प्लस रूट 2 बटे अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2। और अगर मैं साथ में डायगोनल GC की लेंथ भी लिखना चाहूं, अगर डायगोनल AC की लेंथ 1 हो तो डायगोनल GC की लेंथ रूट 2 टाइम्स होती है, यानी कि अंडर रूट 2। ये होगा आपका आंसर। क्लियर है, चलिए अब इसको ऑप्शन के हिसाब से मुझे बिठाना पड़ेगा। यहां पे ऑप्शन के हिसाब से रूट 2 रूट 2 रूट 2 ये तो सही दे रखे हैं। चलिए अब देखिए 4 प्लस 2 रूट 2 है, अगर 4 प्लस 2 रूट 2 देखिए जैसे अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2 है, मैं यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं क्या मैं यहां से 2, तो बताना जरा ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 2 प्लस रूट 2 बच जाएगा बस। 2 अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 2 प्लस रूट 2 बच जाएगा। सो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 बच जाएगा। तो मैंने ले लिया यहां से कॉमन 2, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 का अंडर रूट, ऐसे पूरे पे अंडर रूट। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत ही आसान सी बात है। देखिए फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आपका 2 प्लस अंडर रूट 2 से 2 प्लस अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 टाइम्स सही हो जाएगा रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 रेशियो रूट 2। क्लियर है, ये आ गया 1:2 प्लस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 रेशियो रूट 2। क्लियर, अब पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 2 से। अगर पूरे रेशियो को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ये रूट 2 जो है ये आपका भाई हट जाएगा और ये रूट 2 इंटू रूट 2 ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है, इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से अप्रोच कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया, सब कुछ बता दिया है मैंने रेगुलर ऑक्टागन के डायगोनल से रिलेटेड आपको एक ही सवाल में। क्लियर, कोई समस्या? आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 51 बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना आपको। इन द गिवन फिगर रेगुलर हेप्टागन ABCDEFG, आपके सामने हेप्टागन दिखाया गया सम सप्तभुज, 7 साइड वाला 7 इक्वल साइड वाला रेगुलर पॉलीगन दिखाया गया है। उसमें बोला है कि साइड AB की वैल्यू है A, तो ये हो गया साइड AB मतलब स्मॉल a। तो बताना क्या साइड BC की वैल्यू क्या होगी, साइड BC भी स्मॉल a होगा, होगी रेगुलर हेप्टागन है। AC इक्वल टू B, तो ये जो डायगोनल AC है इसकी लेंथ को क्या बोला है B। A इक्वल टू क्या बोला है आपको C, तो A की लेंथ कितनी बोली है C। तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, निम्न में से कौन सा सत्य वचन है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना, बहुत ही आसान बात है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं ये डायगोनल बी की बात करूं तो डायगोनल बी जो है शॉर्टेस्ट डायगोनल है हेप्टागन का, जो बना कैसे वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी से मिला के, वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी से मिला के बना है रेगुलर हेप्टागन। एक वर्टेक्स छोड़ दो बी और ए को सी से मिला दीजिए, बन जाएगा रेगुलर हेप्टागन। एक वर्टेक्स बी छोड़ दीजिए, ए को सी से मिला दीजिए, बन जाएगा रेगुलर हेप्टागन का डायगोनल ये स्मॉल बी। तो क्या अगर मैं ई से सी को अगर मिलाऊं तो क्या इसकी लेंथ भी स्मॉल बी नहीं होगी, ये भी तो स्मॉल बी होगा। जो लेंथ डायगोनल ए सी की है वही लेंथ डायगोनल ई सी की भी होगी। हेप्टागन है, सेम डायगोनल ई सी और सेम डायगोनल ए सी, इक्वल इक्वल साइड, दो साइड्स पे ये भी बना है, दो साइड्स पे आपका डायगोनल ये भी बना है। क्लियर है, चलिए ये आसान है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं समझते रहना। चलिए ओके, मैं यहां पे लगाना चाह रहा हूं टॉलमीज थ्योरम। अच्छा, ये है आपका हेप्टागन का डायगोनल एई, इसको बोला गया है सी। डायगोनल एई जो है 1 2 3 साइड को कंप्राइजेस करता है। तो अगर मैं ई से बी को मिलाऊं, ई से बी को मिलाऊं, ई से बी हम इस तरीके से मिला दिया हमने, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देते हैं कि अगर मैं आपका यहां पे ई से बी को मिला दूं, ई से बी को, तो क्या जो लेंथ डायगोनल एई की है, क्या डायगोनल बीई की लेंथ भी वही नहीं होगी? क्या डायगोनल बीई की लेंथ भी तो वही होगी डायगोनल बीई की। क्लियर है, समझते रहना कैसे। ओके, अगर आपका जो डायगोनल एई है ये 1 2 3 साइड, 1 2 3 साइड को कंप्राइज कर रहा है, और ये जो डायगोनल बीई है 1 2 3 साइड,
इस तरीके से भी। भाई आपका हेप्टागन है, हेप्टागन की एक साइड ए बी को छोड़ दो, तीन साइड इधर रहेगी, तीन साइड इधर रहेगी, जो डायगोनल ए वही डायगोनल ई बी, जो डायगोनल ए वही डायगोनल ई बी, 1 2 3 1 2 3, इसको छोड़ दो एक साइड को, तीन साइड को ये मिलकर बना रहा है और ए और बी को ये मिलकर बना रहा है, ये भी आपका कितना होगा, सी ही होगा, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, सी, और सवाल खत्म। क्लियर है? सभी को पता है कि ईच रेगुलर पॉलीगन जो है एक सर्कल के अंदर सर्कम इंस्क्राइब होता है, सर्कल के अंदर बंद होता है, ईच रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? ईच रेगुलर पॉलीगन। सो अगर मैं देखूं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई में, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई में ध्यान से देखना है, ए बी सी ई चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई, ए बी सी ई एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्कर चतुर्भुज है ए बी सी ई। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको थ्योरम बताया टॉलमी थ्योरम कि अगर सपोज आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाता हूं ए बी सी डी, और इसके साइड जो है ये साइड है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल बी, ये साइड है स्मॉल सी, ये साइड है स्मॉल डी, और इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है D1 और D2। तो इसके अकॉर्डिंग आमने सामने की साइड के प्रोडक्ट का सम यानी कि AB प्लस CD बराबर होता है डायगोनल के प्रोडक्ट यानी कि D1 D2 के। ये होती है टॉलमी थ्योरम जो मैंने आपको बताई है। तो क्या ये चीज यहां पे नहीं लग सकती क्या सेम टू सेम? बताइए जरा, सेम टू सेम चीज आपकी यहां भी लग जाएगी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई में, यहां पे लग जाएगी एकदम। समझेंगे ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक साइड कितनी है ए, उसके सामने की साइड कितनी है बी, सो ए इंटू बी। ये साइड कितनी है ए, उसके सामने की साइड कितनी है सी, प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी बराबर डायगोनल का प्रोडक्ट, ये डायगोनल कितना है इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बी, दूसरा डायगोनल कितना है सी, यानी कि बराबर बी सी, बी सी। क्लियर है? ये डायगोनल ए उसके, सॉरी ये साइड ए उसके सामने की साइड बी, तो ए इंटू बी, ये साइड ए उसके सामने की साइड सी, ए इंटू सी बराबर डायगोनल बी इंटू डायगोनल सी। ये आ गया आपका रिजल्ट, ये आ चुका है। आप क्या करिए, पूरी इक्वेशन को एबीसी से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं एबीसी से डिवाइड करूंगा सारी इक्वेशन को, क्योंकि आंसर आपको डिवाइड करके दे रखा है, तो मैंने एबीसी से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को दोनों तरफ। तो देखिए ये कितना जाएगा 1/c, ये कितना जाएगा आपका 1/b, और ये कितना जाएगा आपका 1/a। सो 1/a बराबर 1/b प्लस 1/c, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें? 1/a बराबर 1/b प्लस 1/c। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 52, ABCDEFGHI इज ए रेगुलर नोनागन। ABCDEFGHI एक सम, ये क्या है तुम्हारा 9 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन है विद साइड लेंथ 2 यूनिट। खतरनाक सवाल है, ध्यान से समझना। ABCDEFGHI इज ए रेगुलर नोनागन, ठीक है, जिसकी प्रत्येक साइड की लेंथ कितनी बोले, 2 यूनिट। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डायगोनल AE एंड BD इज व्हाट। नोनागन के डायगोनल AE और BD की लेंथ में डिफरेंस कितना है। इसने एग्जैक्ट लेंथ नहीं पूछी, क्या पूछा इसमें, लेंथ में डिफरेंस पूछा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं क्या यहां पे आपका नोनागन, ठीक है, क्योंकि मुझे फिगर बनाने में बड़ी दिक्कत है। सभी को पता है कि चित्रकला वाली मैडम के साथ मेरी कभी बनी नहीं। तो रेगुलर नोनागन जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा ना। ये बनाते हैं कि ये हो गया आपका एक साइड, और ये दो साइड, और ये आपका 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से मान लीजिए कि आपके रेगुलर नोनागन हो गया। ठीक, इससे ज्यादा की अच्छा बनाने की उम्मीद हमसे ना करें बिल्कुल भी। ये हो गया आपका, क्या पूछा इसमें, लेंथ ऑफ डायगोनल AE एंड BD। सो ये बना लेते हैं हम नोनागन ABCDEFGH, और ये पॉइंट भी है भाई आपका I। ये आपका नोनागन कुछ इस साइड से हो गया, ऐसे मान लो। ये तो कुछ ज्यादा वाहियात लग रहा है, यहां से इसको ठीक कर देता हूं मैं, चिंता मत करो। ठीक है, आप देख लो, अरे समझ लो भाई। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट I। तो एकदम सुंदर मैंने नोनागन बनाया है ABCDEFGHI। इसकी प्रत्येक साइड कितनी दी है आपको, 2 यूनिट, प्रत्येक साइड 2 यूनिट दी है। आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ डायगोनल AE एंड BD। तो ये रहा आपका खूबसूरत डायगोनल AE, दिस इज खूबसूरत डायगोनल AE, और ये रहा आपका डायगोनल BD। तो डायगोनल AE और डायगोनल BD की लेंथ का डिफरेंस पूछा है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? चलिए, मैंने आपको ऐसी बहुत बार क्वेश्चंस कराए भी होंगे, आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अगर इस टाइप का कोई सवाल आए करे और आप बीच में अटक जाया करो और आपसे एग्जैक्ट लेंथ नहीं पूछे, उनकी लेंथ का डिफरेंस पूछा है, तो सबसे पहले दिमाग में जो तुरंत चीज जानी चाहिए वो क्या है कि इनको आगे बढ़ा दो। अगर मैं साइड AB को आगे बढ़ा दूं और इस साइड ED को आगे बढ़ा दूं, तो जाके सपोज ये यहां पे मिलते हैं पॉइंट P पे। ये पॉइंट आपका सपोज P है। ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही प्यारा क्लासिकल क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दूंगा तो जाके सपोज यहां पे मिलते हैं पॉइंट P पे, ये आपका पॉइंट P है। क्या है आपका पॉइंट P? क्लियर? मुझे बताना कि रेगुलर नोनागन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 360/9 यानी कि 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो रेगुलर नोनागन का प्रत्येक एक्सटीरियर 40, तो दिस एंगल शुड बी 40 डिग्री, दिस एंगल शुड बी 40 एंड दिस एंगल शुड बी 40। समझ लेना, बहुत ही बढ़िया लाजवाब सवाल, 40-40। क्लियर? दूसरी बात, अगर तुम्हारा रेगुलर नोनागन का एक्सटीरियर 40 डिग्री है तो इंटीरियर फिर कितना होगा, इंटीरियर 140 डिग्री का होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री का होगा।
तो यानी कि ये जो एंगल सी है ये कितना है 140 डिग्री का। एंगल सी कितना है 140। रेगुलर नोनागन की साइड सीडी साइड सीबी बराबर हैं, तो अगर ट्रायंगल सीडीबी, जो छोटू ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, इधर एक छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा होगा प्यारा सा, ये है सीडीपी, इसका ये एंगल है भाई आपका कितना है 140 डिग्री, ये कितना है आपका 20, ये कितना हो जाएगा फिर आपका 20, क्योंकि सीडी और सीबी इक्वल है। तो मुझे पता चलेगा कि ये छोटू अंदर ट्रायंगल के अंदर 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट एंगल ये कितना हो गया 60, पूरा कंप्लीट एंगल ये भी कितना हो गया आपका 60। क्लियर है? सो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है बीडीपी, इस तरीके से जो आपका छोटू ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बीडीपी, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, 40 + 20 60, और ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर डायगोनल बीडी की लेंथ x है तो डीपी की भी लेंथ x होगी और बीपी की भी लेंथ x होगी। तो मैंने डायगोनल बीडी की लेंथ को x मान लिया, ये x हो गया, तो डायगोनल डीपी भी x होगा और डायगोनल बीपी ये भी x, सॉरी साइड बीपी ये भी x होगा। डायगोनल बीडी को यदि मैं x मान लेता हूं तो ये बीपी भी x होगा, डीपी भी x होगा, ये 60, तो ये भी कितना जाएगा आपका 60, ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। दिस एंगल इज आल्सो 60। ट्रायंगल बीडीपी इक्विलेटरल बन गया x x x। नाउ रेगुलर नोनागन की साइड कितनी बोली है 2, सो AB कितना है 2, ED कितना है 2, ED कितना है 2। अब यदि मैं बात करूं ट्रायंगल APE में, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल APE में, त्रिभुज APE में, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये साइड x+2 है, ये साइड x+2 है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर यानी कि 60 के होने चाहिए। यानी कि ट्रायंगल APE ये भी क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। ये साइड x+2 है, ये साइड x+2 है, ये 60 है, ये भी 60 के हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल APE क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी ये साइड x+2 है, तो क्या ये साइड भी x+2 नहीं होगी, ये साइड भी तो x+2 होगी। क्लियर? सिंपल सी बात, कोई समस्या इसमें? किसी भाई को आपसे पूछा है डायगोनल AE और डायगोनल BD की लेंथ का डिफरेंस, तो AE और BD का डिफरेंस आपसे पूछा है। डायगोनल AE की लेंथ x+2, डायगोनल BD की लेंथ x, तो डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 2 यूनिट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन था। इस टाइप से जो लॉजिक है मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, डेवलप होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तभी हो पाएगा। और मैंने आपको पहले भी बहुत सारे सवाल बताए कि 40 और 140 डिग्री पे तो आप कलाकारी कर नहीं सकते ना ज्यादा। ठीक, चलिए, तो ये मैंने आपको टोटल पॉलीगन से 52 क्वेश्चंस कराए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कराने की कंटेंट। और अभी आपका एग्जाम होने में काफी समय बाकी है, बेमतलब की अफवाहों पे फोकस ना करें, पढ़ाई करते रहें, 3 घंटा डेली पढ़ाई करें और 1 घंटा रिवीजन करें। जितना मैं चीज करा रहा हूं उतना सत्य वचन है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे। इससे बेस्ट कोर्स अगर कहीं पे है इससे कम प्राइस में तो आप मुझे बता दें, मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का है, मैं आपके साथ हूं हमेशा। सब सिलेक्शन लेंगे, सब यूट्यूब पाएंगे, हमारे साथ सबका इंटरव्यू होगा। ठीक है भाई, टेक केयर, बाय, ध्यान रखेंगे, लव यू गाइस।